आप एक चना ले लीजिए, हाँ, चने को आप जमीन में डालो या पानी में डालो, उसमें से पेड़ निकलेगा, उसमें प्राण शक्ति प्राण है। शक्ति है। ओके, आप एक चिकन की टांग ले लो, उससे दूसरा चिकन बना के दिखाओ। इसको आयुर्वेद में कहते हैं प्रज्ञापराध, हाँ वो क्या है? बुद्धि का दुरुपयोग। बहुत अच्छा शब्द है। हाँ हाँ, और आयुर्वेद में लिखा है, जो हमारे यहाँ कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि सुबह 4 बजे 5 बजे ये कोई आपको उठ करके और वो करना है कि कोई हवन करना है। लेकिन कुछ लोग सोते ही 2 या 3 बजे हैं, हाँ, तो वो भी गलत है। तो उनके लिए फिर लेकिन ब्रह्म मुहूर्त क्या है? अगर उनकी कोई मजबूरी है, आप एक तो रात को जब जगे हुए हैं उस समय ठंडी चीजें मत लें कुछ, कि नदी बह रही है तेज और आप उसके विपरीत में तैरने की कोशिश कर रहे हैं, तो थक जाएंगे आप जल्दी। जो लेट सोते हैं उनके दिमाग ज्यादा चलते हैं, ऐसा? नहीं, इसके विपरीत आप अगर देखेंगे तो एक तो 5 AM क्लब पूरा आप गूगल सर्च करिए जी। तो अच्छा, तो ये अपने मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत, ये जिसको लेट सोता है वो अपना कैलकुलेट कर लेता है। यहाँ पे खाना जब पेट में जाता है, पचने का पूरा एक साइकिल है, तो उसे डिस्टर्ब मत करिए, इतना ही तो है, बस यही आयुर्वेद है। कोई कहता है कि 6 घंटे की नींद, कोई कहता है कि आयुर्वेद के हिसाब से 9 घंटे सोना चाहिए, तो कोई बोलता है कि 8 घंटे सो, कोई कहता है मैं तो 4 घंटे में नींद मेरी पूरी हो जाती है। तो अच्छी सेहत के लिए कितनी नींद ज़रूरी है? रात को अगर मॉल बंद ना हो तो क्लीनिंग कैसे होगी? तो क्लीनिंग कैसे, सफाई वाले कब आएंगे बेचारे? तो इसलिए उसको बंद करना है ताकि कुछ सफाई ऑटोमेटिक अपने हो सके। सुबह में जो ब्रेकफास्ट होता है वो राजाओं की तरह करें, फिर लंच शायद राजकुमार की तरह करें, और भिखारी की तरह जो है वो आपका डिनर होना चाहिए। तो क्या इसकी पीछे का लॉजिक क्या है? आलू के पराठे ज्यादा खा लो, बिल्कुल, और उस पर मक्खन लगा के दही के साथ। पेट का साइज मालूम होना चाहिए, नहीं कि लंच का कह दिया तो भाई खूब दबा के खाओ। भाई क्वांटिटी का तो ध्यान रखना है। हमारा जो पेट है वो एक मुट्ठी की साइज का होता है, और आयुर्वेद में कहा कि 1/3 खाली छोड़ना चाहिए इसका। बताओ, यू कैनॉट फिल ऑल, लेकिन लोग यहाँ तक भर लेते हैं। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि जब आप खाना खा लेते हैं उसके 45 मिनट बाद पानी पिए जी। कोई कहता है आधे घंटे बाद पानी पिए, कोई कहता है कि नहीं पानी तुरंत पी लेना चाहिए। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ये सलाह देते हैं कि आपको कभी ठंडा पानी पीना ही नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हमेशा गुनगुना पानी पीना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ ठंडा पानी ही पीते हैं। हमारे शरीर में जब तक अग्नि है तब तक प्राण है। प्राण है, हाँ। कहते हैं ना, जब कोई आदमी मर जाता कहते हैं ठंडा हो गया। ठंडा पानी, चिल्ड वाटर। क्या मीठा खाने से शुगर होती है? क्योंकि मैंने ये सुना है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो होता है वो शुगर की वजह बनता है, या फिर मीठा खाना शुगर की वजह बनता है। बालों का गिरना, हेयर फॉल आप रोक सकते हैं कुछ ट्रीटमेंट से, लेकिन क्या ये दावे करना कि अगर आप गंजे हैं तो घने बाल आ जाएंगे, और वो दिखाए जाते हैं पूरा ऐसे चोटी पकड़ के कि देखिए इतने बाल आ गए हैं। जब आदमी डिप्रेस्ड होता है तो वो अल्कोहल का सेवन करता है, बिल्कुल, हाँ, सिगरेट पीता है, वो कॉफियाँ पी रहा है, पब में जाके म्यूजिक चल रहा है बहुत ज़्यादा। आप कोल्ड ड्रिंक मत पियो, कोल्ड ड्रिंक से बेहतर है आप शराब पी लो। एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, मानसिक विकार, उसके मूल में आप जाएंगे तो पाप कर्म मिलेगा। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर दूसरा, फिर मतलब ये क्या क्या चल क्या रहा है? भाई आप ये देखिए। नहीं तो ब्रेकअप होना गलत हुआ है, सही हुआ, अब हो गया है। उसका एक तरीका होता है ना, जब आप अगर किसी को कमिट हो गए, हाँ, तो रहिए ना, फिर क्यों छोड़ के जा रहे हैं उसको? नहीं, उसने नहीं छोड़ा, किसी और ने छोड़ दिया, फिर वो डिप्रेशन में चला गया। तो प्रॉब्लम यही है कि हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं दूसरे से, लेकिन प्यार में एक्सपेक्टेशन नहीं होनी है। प्यार में तो हम दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं कि भैया आपका कोलेस्ट्रॉल कम कर दूंगा, आपका लिवर, अगर लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि 3 दिन में लिवर ठीक कर देंगे, आपका डायलिसिस बंद कर देंगे, तो मैं बता रहा हूँ, आपकी शुगर ठीक कर देंगे। भाई कैसे कर दोगे? तो अगर ऐसा कोई कर देता तो उसको तो नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए। शुगर कंट्रोल करने के घरेलू नुस्खे क्या हो सकते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि 1 घंटे अगर आप पार्क में वॉक कर रहे हैं वो ज़्यादा सही है जिम से। कोई लोग उछल रहे थे, कुछ उस पर ट्रेडमिल पर भाग रहे थे, तो मैंने कहा भैया इसमें हेल्थ क्लब तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ये तो अनहेल्थ क्लब है, डिस्टर्ब क्लब है, क्योंकि ये तो सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है। बल जितना शरीर में आपके जितनी भी शक्ति है, बल है, उसका अर्ध बल आपको व्यायाम में लगाना है। अच्छा, तो एग्जॉस्ट नहीं होना आपको। डिनर करने के बाद कई लोगों का कहना है कि वॉक करना चाहिए, कई लोगों का कहना है कि वॉक नहीं करना चाहिए, कई लोगों का कहना है कि 100, 200, 300 कदम वॉक करना चाहिए। आयुर्वेद की बात करते हैं। हाँ, तो अब आप बताइए क्या इसका सही क्या है? आप देखिए, हाथी क्या है? विशाल है सबसे, वेजिटेरियन है। हाँ। गेंडा, हाँ, वेजिटेरियन है। हाँ। तो लोग बोलते हैं शेर मांसाहारी है, तो क्या हुआ? तो शेर में भी तो सबसे ज्यादा ताकत होती है, जंगल का राजा होता है। देखिए, लोग गलत कर रहे हैं, लेकिन लॉजिक दे देंगे, जस्टिफाई कर देंगे, लॉजिक दे देंगे कि रात को थोड़ी सी ड्रिंक लेता हूँ तो मेरा नींद अच्छी आ जाती है। आजकल सोशल मीडिया पर, खासकर जब आप इंस्टाग्राम चलाते हैं,
रील स्क्रॉल करते हुए आपको तमाम तरीके ज्ञान मिलते हैं, ज्ञान आयुर्वेद से जुड़ा हुआ, जहाँ पर आपको बताया जाता है कि अगर आप डिप्रेस हैं या आप मोटापे से परेशान हैं या आप बीपी से परेशान हैं, तमाम तरह के आपको नुस्खे बताए जाते हैं और बताया जाता है कि ये खाइए इससे मोटापा ख़त्म हो जाएगा, ये करिए तो डिप्रेशन से मुक्ति हो जाएगी, तमाम तरीके की चीज़ें मिलती हैं। लेकिन कितनी वो नेचुरल होती हैं, उनकी कितनी ऑथेंसिटी होती है, इसी पर बात करने के लिए आज मेरे साथ हैं डॉक्टर चौहान, फाउंडर हैं जीवा आयुर्वेदा के। आप सभी ने नाम सुना होगा, टीवी पर तो खूब देखा होगा। आज डॉक्टर साहब से बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में। बात करने के लिए शायद सर से अच्छा कोई भी नहीं है। सर, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। धन्यवाद और बहुत आपका। बहुत दिनों बाद हमारी आपसे मुलाकात हो रही है। मैंने डॉक्टर साहब के साथ बहुत काम किया है और इसीलिए मैंने सर को बुलाया पॉडकास्ट में कि बात करेंगे आज। सर, सबसे पहले जैसा अक्सर आपके साथ होता था, जब आप शूट करने आते थे और मैं आपको बोलता था कि कॉफ़ी या चाय, तो आप दोनों मना कर देते थे और कहते थे कि मुझे पानी चाहिए जी। लेकिन मैं रूटीन में लोगों के देखता हूँ, बहुत सारे लोग हैं हाँ जी, जिनकी सुबह की शुरुआत बेड से उठने के साथ या बेड पर ही जी, चाय या कॉफ़ी के साथ होती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना चाय पिए फ्रेश ही नहीं हो पाते हैं, और उन्होंने वो एक रूटीन बना लिया है। हाँ कुछ जी। लोगों के सिर में दर्द होने लग जाता है, वो कहते हैं कि हमारे सिर में दर्द हो जाता है और जब तक वो चाय या कॉफ़ी नहीं मिलेगी तब तक या पेट साफ नहीं होगा। ये थ्योरी कितनी सही है? क्या ये आदत डालना ठीक है? आप अपने तरीके से बताएं। देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छे विषय आपने जो शुरू में इंट्रोड्यूस किया कि भाई सोशल मीडिया पर हर तीसरी चौथी रील में कुछ ना कुछ आपको इलाज बता रहे हैं लोग। हाँ, और इलाज ही नहीं बता रहे, वो गारंटी ले रहे हैं कि आपका ये डायबिटीज़ ठीक कर देंगे, आपका लिवर ठीक कर देंगे, आपका कैंसर तक ठीक कर देंगे। और वो 12th फेल होते हैं, हाँ, 10th फेल होते हैं, वही कोई ऑथेंसिटी नहीं है उनकी। कोई नहीं। मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारी सेहत का सवाल है, तो हमें सेहत के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं करना है। छोटी सी चीज़ हमेशा एक चेक ये करना चाहिए कि जो व्यक्ति है, ये पहली बात तो है कौन, क्या कोई वो सर्टिफाइड कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है या नहीं। पहली छोटी सी चीज़ ये है, उसका पता चल जाता है। रील के ज़माने में कोई चेक नहीं करता है। हाँ, दूसरी चीज़ जो है कि वो जो कुछ भी बोल रहा है, वो उसका आधार क्या है, मतलब कहाँ से बोल रहा है। हमारे यहाँ तो आयुर्वेद के शास्त्र हैं, चरक संहिता है, सुश्रुत है, वाग्भट है, बहुत सारी हमारे क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स हैं। तो आयुर्वेद तो हमारे ऋषि मुनियों ने जब लिखा तो उन्हीं पर आधारित है सारा। जो कुछ वहाँ लिखा है उसी को हम प्रैक्टिकल फॉर्म में जो है आज दुनिया को दे रहे हैं जी। तो एक तो ये दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखें। मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि भाई पहले तो देखें वो व्यक्ति वाकई में कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है, दूसरा वो जो बोल रहा है वो शास्त्र पर आधारित है कि नहीं, और तीसरी चीज़ एक और भी ध्यान रखनी चाहिए कि कोई मैजिक नहीं होता है, कोई ऐसा कोई जादू, किसी के पास जादू। आयुर्वेद में लोग समझते हैं आयुर्वेदिक में जादू की छड़ी है, कोई भी रोग ऐसे ही ठीक हो जाएगा। नहीं, आयुर्वेद भी एक मेडिकल सिस्टम है। हाँ, एक अच्छा मेडिकल सिस्टम है, उसमें हम लोग रूट कॉज पर जाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि रोग की जड़ कहाँ पर है, उसके बाद हम पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनाते हैं उसका। ऐसा नहीं कि एक रोगी को हमने कोई दवाई दी, मान लो डायबिटीज़ के एक रोगी को दवाई दी और वो ठीक हो गया, दूसरे पे तो वो उससे दूसरे को वो नहीं दी जाएगी। उसके हर व्यक्ति अलग सिम्पटम्स है। क्या हैं। तो ये थोड़ा सा बार बार मैं अपने शो में भी इसको लोगों को समझाता हूँ, इसको हमेशा ध्यान रखिए। अब रही आपकी जो प्रश्न जो आपने चाय और कॉफ़ी का पूछा है, तो डेफिनेटली ये तो अब वेल नोन फैक्ट है कि खाली पेट यदि आप सुबह चाय कॉफ़ी पीते हैं तो वो आपके लिए, सेहत के लिए हानिकारक है। वो एसिडिक होती है चाय, उसमें कैफ़ीन होती है, वो आपके ऑलरेडी, क्योंकि रात भर हम सो के जब उठते हैं तो बॉडी ऑलरेडी हमारी रात भर पानी नहीं पिया हमने, तो एसिड का ऑलरेडी मीडियम अधिक है। अब उठते ही आप उसमें और एसिड डाल दें तो ये ऐसा हुआ कि आग लगी, उसमें थोड़ा पेट्रोल और डाल दिया आपने, तो डेफिनेटली वो हमारे लिवर के लिए अच्छी नहीं है, हमारे पाचन सिस्टम के लिए, जो हमारी जठराग्नि है उसके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। और जहाँ तक रही कि बात, लोग कहते हैं कि इससे सिर दर्द हो जाता है अगर ना पिए, या मोशन नहीं आता है, ये एक एडिक्शन हो जाता है। जैसे लोगों को अलग अलग तरह, क्योंकि कैफीन का भी एडिक्शन होता है, तो ये कोई बहुत बड़ा एडिक्शन नहीं है चाय कॉफ़ी का, आराम से छूट जाता है। ओके। उसको छोड़ने के लिए बस ये प्रयास करना है कि पहले आप जो है सुबह उठें
उठ करके जो आयुर्वेद की जो दिनचर्या में लिखा है, हाँ वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि वहाँ क्या है, सुबह की शुरुआत कैसे वही होनी मैं चाहिए? बता रहा हूँ कि सुबह कोशिश करें पहले तो जल्दी उठें। जो हमारे यहाँ कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब कोई ऐसा नहीं है कि सुबह 4 बजे 5 बजे ये कोई आपको उठ करके और वो करना है कि कोई हवन करना है। ब्रह्म मुहूर्त एक पीरियड है जो सूर्य उदय होने से लगभग जो है 1 घंटा लगा लीजिए आप, 1-1.5 घंटा का जो उससे पहले का जो पीरियड है उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं। अब इसमें उठने के लिए क्यों लिखा गया है? आयुर्वेद हर चीज़ साइंटिफिक तरीके से समझाता है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर के अंदर जो वात पित्त कफ जो 3 दोष होते हैं, तो उस समय वात जो है एक्टिव है और वात का मेन फंक्शन है मूवमेंट कराना। ठीक है। तो उस समय अगर आप उठेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मोशन हो जाएगा, क्योंकि वात एक्टिव है आपकी। ठीक है। तो अगर आप सूर्योदय के बाद उठेंगे हाँ। तो कफ का काल शुरू हो गया। ठीक है। 6 बजे के बाद समझ लीजिए कफ का काल शुरू हो गया। ठीक है। तो अब कफ जो है स्लगिश है, स्लो है, सेडेंट्री है, स्टेबल है, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है। कई लोग कहते हैं ना भाई पेट साफ ही नहीं होता सुबह। हाँ, लेकिन इसमें मैं एक ऐड कर दूं, आपने बोला कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए जी। और उसके बाद की आपने पूरी प्रक्रिया बताई, लेकिन कुछ लोग सोते ही 2 या 3 बजे हैं, हाँ तो वो भी गलत है। तो उनके लिए फिर देखिए, ब्रह्म मुहूर्त क्या है? अगर उनकी कोई मजबूरी है, हम कोई प्रोफेशनल ऐसा है, जैसे फॉर एग्जांपल मीडिया के लोग हाँ, हैं, मीडिया के लोग, नहीं तो वो तो उनकी मजबूरी है। ठीक है। उनके लिए भी तरीका है, तरीका हर चीज़ के लिए है। हाँ, तो उनके लिए क्या तो उनके लिए तरीका ये है कि जब जैसा कि हमने कहा कि रात्रि जागरण से, रात को देर तक जगने से वात प्रकोपित होता है, वात ठंडा होता है, वात ड्राई होता है। आपने देखा होगा रात को अगर आप देर तक जगेंगे तो सुबह मोशन आएगा नहीं, कब्ज हो जाती है, ड्राइनेस हो जाता है। तो आप एक तो रात को जब जगे हुए हैं उस समय ठंडी चीज़ें मत लें कुछ। अच्छा। जैसे कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं लोग, हाँ। कोल्ड और कॉफ़ी पीते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, ठंडा पानी पीते रहते हैं, तो आप वात को और बढ़ा रहे हो। अच्छा। तो उस समय आप अगर पीना है तो आप कोई हर्बल टी बना लो, और कुछ नहीं तो आप गर्म पानी में थोड़ा सौंफ, जीरा, धनिया, थोड़ी अदरक डाल लो। ये चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं, वो बहुत बढ़िया है, वात को बढ़ने नहीं देगी वो, क्योंकि उसमें सारी हीटिंग चीज़ें आ गई। ठीक है। और इसके अलावा जो है जब आप सो कर के सुबह उठते हैं तो उस समय फिर इसी तरह का कोई गर्म पानी पिएं, उसमें थोड़ा अदरक, सौंफ, जीरा, धनिया डाल के ये पिएं। थोड़ा सा तेल की मालिश करें, नाभि पर तेल रोज़ लगाएं, तो इससे जो खास तौर से पेट का एरिया है, कौन सा तेल? कौन सा तेल? तिल का तेल। तिल का तेल। तिल का तेल लगाएं। ठीक है। तो हर चीज़ का एक जो है तरीका है हमारा, कि एक तो होता है कि हम जानबूझ करके देर तक जगें। आजकल तो लोग सोते नहीं जानबूझ करके, वो इंस्टाग्राम पे तो टाइम वो देना तो होता अभी है। आपको मालूम है कि जो एक रिसर्च भी हुई 2017 में, नोबेल प्राइज़ भी मिला, उसने कहा कि सर्केडियन रिदम, जो हमारी बॉडी में रिदम होते हैं, जो भी एक चीज़ साइकिल चलती है, वो हमारे बाहर के एनवायरनमेंट के रिदम से उनका एक हार्मनी है। तो अगर हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि नदी बह रही है तेज़ और आप उसके विपरीत में तैरने की कोशिश कर रहे हैं, तो थक जाएंगे आप जल्दी। नहीं, आप उसके फ्लो में जाएंगे तो आपको कोई इसमें भी कई सारे लोग ये बोलते हैं, उनके एक्सक्यूज़ होते हैं कि आप जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन देख लीजिए या बड़े बड़े ऑथर देख लीजिए, साइंटिस्ट देख लीजिए, राष्ट्रपति देख लीजिए, उसमें वो बोलते हैं कि वो लेट सोते थे, सुबह सो रहे हैं 4 बजे। नहीं, तो वो जो लेट सोते हैं उनके दिमाग ज़्यादा चलते हैं, ऐसा? नहीं, इसके विपरीत आप अगर देखेंगे तो एक तो 5 AM क्लब, पूरा आप गूगल सर्च करिए जी, 5 AM क्लब, एक पुस्तक भी लिखी है उसके ऊपर। अच्छा। उसमें ये लिखा कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, टॉप के जो बिजनेस लोग हैं, वो सब सुबह जल्दी उठते हैं, 5 बजे उठते हैं सुबह। तो अच्छा, तो ये अपने मनगढ़ंत बात है, मनगढ़ंत, ये जो जिसको लेट सोता है वो अपना कैलकुलेट कर लेता है यहाँ पे। अर्ली मॉर्निंग की तो आप जितने आपको सक्सेसफुल, नहीं वो तो हमारा इतिहास ही मतलब वैसे भी आपको भारत की बात नहीं कर रहा, हाँ कहीं पे भी, आप पूरे विश्व में देख लेंगे। देखिए, जब आपको जीवन में अगर सफल होना है किसी भी फील्ड में, तो आपको सबसे पहले तो स्वस्थ रहना जरूरी है ना। जो आदमी अनहेल्दी है उसकी क्या होगी, उसकी कंसंट्रेशन ठीक नहीं होगी, उसका फोकस ठीक नहीं होगा, उसका मेमोरी ठीक नहीं होगी, उसका मूड अच्छा नहीं रहेगा। तो सिंपल तरीका है, कोई स्वस्थ रहना रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल तरीका है। आपको ये समझना है कि ये जो शरीर है, ये पूरा शरीर एक रिदम में काम करता है। हार्ट अगर देख लीजिए आप, वो 72 बार बीट करेगा। लंग्स भी उनका एक टाइम है 18 से 20 बार। हमारी जो खाना जब पेट में जाता है, पचने का पूरा एक साइकिल है, तो उसे डिस्टर्ब मत करिए। इतना ही तो है, बस यही आयुर्वेद है। ओके, जो दिनचर्या की हम बात करते हैं वही आयुर्वेद। आयुर्वेद दिनचर्या मतलब आपका रिदम जिससे डिस्टर्ब ना हो, इतना ही कह रहा है आयुर्वेद। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और है, अब जब इसी की हम बात कर रहे हैं तो कई लोगों का
अपना अपना ओपिनियन है। कोई कहता है कि 6 घंटे की नींद अच्छी नींद होती है, कोई कहता है कि आयुर्वेद के हिसाब से 9 घंटे सोना चाहिए, तो कोई बोलता है कि 8 घंटे सो, कोई कहता है मैं तो 4 घंटे में ही नींद मेरी पूरी हो जाती है। तो अच्छी सेहत के लिए कितनी नींद ज़रूरी है और किस तरीके से उसको फॉलो किया जाए? देखिए, किसी भी चीज़ को अगर आप उसको अगर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उसका पालन करना चाहते हैं, तो पहले वो देखिए वो प्रामाणिक है कि नहीं जी, वो उसका प्रमाण क्या है, उसका एविडेंस क्या है कि ये सही है या गलत है। हाँ, प्रमाण तो आजकल शब्द है तो ना, प्रमाण आप हो ना, आज इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आज के युग में तो एविडेंस सब लोग मानते हैं। हमारे यहाँ तो शास्त्र में लिखा है, आयुर्वेद में, और कि भाई जो शास्त्र में लिखा है, आप्त वचन जिसको कहते हैं, तर्क संगत नहीं, आप्त वचन कहते हैं, अच्छा। शब्द प्रमाण इसको कहते हैं। ओके। ऐसे भी हमारे शास्त्रों में कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, यानी कि जो शास्त्र में हमारी जो बातें लिखी वो प्रमाण है, वो एविडेंस है। ठीक है। और वो आज मॉडर्न साइंस भी कितनी चीज़ों को प्रूव कर रही है कि भाई जो हमारे यहाँ लिखा है वो सही है। ऐसे तो आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे वेदों के जो नॉलेज के सिस्टम में वो ऑलरेडी रिसर्च्ड हैं। एनीवे, वो तो एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़ क्या होती है कि हर व्यक्ति को अपना भी देखना है। हाँ, हर व्यक्ति यूनिक है। ठीक है। किसी व्यक्ति को 6 घंटे की नींद भी सफिशिएंट होती है। आप जब अपने अभ्यास में किसी चीज़ को ले आते हैं तो 6 घंटे में भी काम चल जाता है। ऐसे भी मैंने देखे हैं स्पिरिचुअल गुरु कई लोग जो 3 घंटे ही सोते थे, बाकी पूरा समय काम करते हैं, ऐसा नहीं कि बैठे रहते हैं। ऐसे हमारे पर्सनल जो हमारे स्पिरिचुअल गुरु थे वो लगभग 3 घंटे ही सोते थे और गौ सेवा करते थे। 95 साल तक वो जिए, खूब मेहनत का काम करते थे। तो अलग अलग स्थिति होती है, अलग अलग प्रकृति होती है, हर व्यक्ति प्रकृति के अनुसार होता है। लेकिन फिर भी जनरली हम अपने बॉडी के डिज़ाइन को अगर देखें तो डिज़ाइन के अनुसार हमें लगभग मिनिमम 6 घंटे की नींद तो लेनी चाहिए। 6 घंटे की, ये मिनिमम है। हाँ, एक जो हेल्दी एडल्ट होता है, हाँ, उसको 6 घंटे चाहिए, जिससे कि उसके बॉडी के लिवर, किडनी, हार्ट, ये जब हम सोते हैं तो ये लोग अपनी कुछ ना कुछ अपने आप को रिजुवनेट कर रहे होते हैं जी। अपने आप को डिटॉक्सीफाई कर रहे होते हैं। जैसे होता है ना, रात को अगर मॉल बंद ना हो तो क्लीनिंग कैसे होगी? तो क्लीनिंग कैसे, सफाई वाले कब आएंगे बेचारे? तो इसलिए उसको बंद करना है ताकि कुछ सफाई ऑटोमेटिक अपने हो सके अंदर। ओके। एक और मैं बड़ा देखता हूँ यूट्यूब पे और रील्स पे भी देखने को मिलता है कि एक कहावत है कि सुबह में जो ब्रेकफास्ट होता है वो राजाओं की तरह करें, फिर लंच शायद राजकुमार की तरह करें, और भिखारी की तरह जो है वो आपका डिनर होना चाहिए। तो क्या इसकी पीछे का लॉजिक क्या है? दूसरा, अगर राजाओं की तरह करें मतलब हैवी करें, हैवी नाश्ता होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो नाश्ता हैवी नहीं करते हैं जी, वो नाश्ते में 2 बिस्किट लेंगे, लाइट लेंगे और बोलते हैं कि नाश्ता हैवी नहीं करना चाहिए। ये आप जरा देखिए, हम तो सीधा, हमारी तो फिलॉसफी बहुत साइंटिफिक है आयुर्वेद की, और हम तो हर चीज़ को सिद्धांत के ऊपर उसको तोलने की बात करते हैं। आप तो हमारी जो पाचक अग्नि है, हमें उसकी स्थिति देखनी है। नाश्ता मतलब सुबह 8-9 बजे, तो 6 से 10 बजे तक कफ प्रधान होता है हर व्यक्ति के अंदर। कफ मतलब वाटर एंड अर्थ एलिमेंट, ठीक है। जल और पृथ्वी तत्व मतलब कफ। तो अग्नि होती है पचाने वाली, ठीक है। तो जब पृथ्वी और जल अधिक है उस काल में अग्नि थोड़ी स्लो रहेगी। अच्छा, ठीक है। तो अब लॉजिकल क्या है, रैशनल क्या बात, तो ये हुई कि जब अग्नि तेज नहीं है तो हैवी मत खाइए, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ी सी उसकी शक्ति कम है। हाँ। और ज़्यादा वजन डालोगे तो पचेगा नहीं। हाँ। पचेगा नहीं तो टॉक्सिन्स बनेंगे। हाँ। आम जिसको कहते हैं, हाँ, आम बनेगा, और जहाँ बन गया आम हो गया काम तमाम। ये तो हम कहते ही बार। तो ये जो ब्रेकफास्ट है, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, राइट, आप काम पर जा रहे हैं, तो ब्रेकफास्ट होना चाहिए पौष्टिक और सुपाच्य। ओके। तो हल्की चीज़ें हो पर पौष्टिक हो। आप भीगे हुए बादाम, अखरोट ये सेवन करिए। आप फ्रूट्स खा सकते हैं, आप पोहा, उपमा, दलिया, खिचड़ी, ऐसी चीज़ें जो लाइट हैं, इजी और पौष्टिक भी हैं। ये नहीं कि पराठा और बटर और दही, और फिर कई लोग तो दूध भी पीते हैं उसके साथ। हाँ, तो ये तो चलता है। हाँ, तो ये तो नॉर्मल चलता है। ये पराठा तो या फिर इवन मतलब सिंपल अगर आप आज की भाषा में कहें तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं खाना है। अच्छा। क्योंकि कार्ब जो है ऑल्सो मॉर्निंग टाइम में ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर जो, क्योंकि बॉडी एक बड़ी स्मार्ट बॉडी है, हमें उठे तो एनर्जी चाहिए, तो थोड़ा सा अंदर से ऑलरेडी ग्लूकोज वगैरह जो बॉडी में जो जमा होता है, तो ग्लूकोज रिलीज करती है शुगर, ताकि एनर्जी आए, उससे ग्लूकोज रिलीज होता है। अब हम उस समय और कार्बोहाइड्रेट खा लें तो एकदम से आपकी
शुगर बढ़ेगी उसमें। ओके। उससे फिर आपको तुरंत सुस्ती आएगी। कई लोगों को आती है, हाँ, हाँ। ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाते मुझे भी आती है कभी-कभी। नींद आ जाती है, वो जैसे आप फिर हैवी चाय पीते हैं उसको। हाँ, काली फिर ब्लैक कॉफ़ी भी पीते हैं हाँ जी। जिसमें जब आप आलू के पराठे ज़्यादा खा हाँ, लो बिल्कुल। और उस पे मक्खन लगा के दही के साथ, हाँ। फिर आपको 3-4 घंटे समझ नहीं आता ही बिल्कुल। करना है। संडे को तो मैं ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। हाँ। तो लाइट हल्का लाइट। सुपाच्य है जी। हाँ, हाँ। बहुत सारी चीज़ें इसमें, आप आजकल तो बहुत आ गया, लोग बेसन का चीला बनाते हैं, रागी का चीला बनाते हैं, वैरायटी बहुत है, वैरायटी बहुत कोई है। टेंशन बट की हल्का बात होना नहीं। चाहिए। हल्का, कार्ब्स ज़्यादा कार्ब नहीं नहीं खाने, होना सिंपल चाहिए। सी बात ठीक होगी। है, ठीक है। प्रोटीन हो, थोड़ा और ताकत की न्यूट्रिशन, वाइटामिन मिनरल्स हो। फिर लंच की बात की आपने, लंच जो है मेन मील होना चाहिए, क्योंकि 10 से 2 बजे तक जो है वो पित्त का समय है। ठीक है। पित्त मतलब फायर, तो हमारी अग्नि तो है ही तेज, तो इस समय अग्नि तेज होती है, सूर्य के साथ लिंक होता है इसका, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। तो अब इस समय आप जो दाल चावल रोटी दही छाछ जो भी अपना लो, बढ़िया लंच खाइए, लेकिन अगेन क्वांटिटी का ध्यान रखना है। रखिए। पेट का साइज मालूम होना चाहिए, ये नहीं कि लंच का कह दिया तो भाई खूब दबा के खाओ। भाई क्वांटिटी का तो ध्यान रखना है। हमारा जो पेट है वो एक मुट्ठी की साइज का होता है, और आयुर्वेद में कहा कि 1/3 खाली छोड़ना चाहिए इसका। बताओ। यू कैनॉट फिल ऑल, लेकिन लोग यहाँ तक भर लेते हैं। हाँ, पर और फिर पानी नहीं लंच पिया जाए। लंच के बाद भी आपको काम तो करना ही है ना। राइट। तो लंच में आप कार्ब्स वगैरह खा सकते हैं, रोटी चावल ऐसी चीज़ें, दाल सब्जी दही या छाछ अच्छी, आयुर्वेद में छाछ का महत्व बहुत है, तो छाछ पीनी चाहिए। छाछ बहुत अच्छी सुपाच्य भी होती है, ताकतवर भी होती है, दोषों को बैलेंस करती है। और फिर जहाँ तक डिनर की बात आई, डिनर अगर आप 6-7 बजे करते हैं, या नॉर्मली लोग, वैसे तो हम तो अर्ली डिनर ही बोलते हैं, पर अगर आप 8-9 बजे भी करते हैं तो 6 से और 10 बजे तक रात को फिर कफ का काल शुरू हो गया। ओके। तो उस समय आपको जो है फिर हल्का खाना है, क्योंकि अग्नि आपकी, सूरज जैसे ही ढल गया अग्नि आपकी मंद होगी। ठीक है। और 2 से 6 बजे आफ्टरनून में ये वात का टाइम हो गया, तो कफ पित्त वात, तो उस समय क्योंकि ड्राइनेस बढ़ती है, तो उस समय लोग वो खा रहे होते हैं ड्राई चीज़ें, क्रंची क्रिस्पी चीज़, तो वो भी गलत है। उस टाइम आप खाइए कुछ ऐसी कोई वैसी चीज़ जो हो, लुब्रिकेटिंग हो, है ना, उसका सेवन कर सकते हैं। अच्छा, इसी में एक और भ्रांति चलती है कि, भ्रांति नहीं है मतलब वो फैक्चुअली सही हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि जब आप खाना खा लेते हैं, मतलब चाहे वो लंच कर रहे हो चाहे वो ब्रेकफास्ट कर रहे हो, जब भी आपने कोई डाइट ली है उसके 45 मिनट बाद पानी पिए जी। कोई कहता है आधे घंटे बाद पानी पिए, कोई कहता है कि नहीं पानी तुरंत पी लेना चाहिए। तो क्या ये होता है ऐसा रूटीन कि खाने के पहले या खाने के बाद पानी का ध्यान रखना चाहिए पीने? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सिंपल सी बात है, हम तो लॉजिक बात करते हैं और हमेशा जो है किसी चीज़ के कनेक्ट करके बोलते हैं। जब हमने पाचक अग्नि को एक अग्नि का रूप मान लिया जी, तो जब आप खाना खाना शुरू करोगे तो अग्नि तो जल रही है अंदर, हाँ, तो उस पर अगर आपने पानी डाल दिया बुझ जाएगी, हाँ, तो फिर अपच होगा आपको, हाँ, नंबर 1। दूसरा, इसको जब आपने खाना खा लिया और उसके बाद और पानी डाल दिया तो फिर जो है उसकी जो पचान, जो क्योंकि पाचन शुरू कर रही है ना, उसने पकाना शुरू, जैसे आप किचन में कोई सब्जी पका रहे हैं और सब्जी आपकी पकनी शुरू हो गई है, फिर आपने उसमें पानी डाल दिया और तो फिर स्लो प्रोसेस हो जाएगा, हाँ, अपच करेगा। तो इसलिए तुरंत जो है खाने से तुरंत पहले पानी नहीं, आधा पौना घंटा कम से कम नहीं पीना चाहिए, उससे पहले पी सकते हैं। अच्छा। और खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना चाहिए। तो नॉर्मली मैं तो 1 घंटा बोलता हूँ। अच्छा। 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद। और अगर ज़्यादा ही आपको पानी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का 1-2 घूंट सिप तो ले आप जैसे खाना खाने के बाद ऐसे आपको माउथ वॉश करना है, हाँ, या 1 घूंट पानी पीना, दैट इज ओके। और खाने के साथ पी सकते हैं। अच्छा। जब आप खाना खा रहे हैं, हाँ, तो बीच बीच में अगर आपको पीना हल्का सा डिप, तो थोड़ा घूंट घूंट करके, हाँ, थोड़ा सिप ले सकते हैं। हो सके तो गुनगुना पानी पिए। ओके। तो क्योंकि हल्का गुनगुना होगा तो और सपोर्ट करेगा पाचन के लिए। ओके। तो इस तरह से करना है इसमें। ठीक है। अच्छा, आपने जो गुनगुने पानी की बात की, कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो ये सलाह देते हैं कि आपको कभी ठंडा पानी पीने नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हमेशा गुनगुना पानी पीना चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ ठंडा पानी ही पीते हैं। हाँ। उनको चाहे सर्दी हो लेकिन फिर भी बोलेंगे फ्रिज में अगर है पानी तो ठंडा लेके आओ। तो ये ठंडा और गर्म का क्या? देखिए, हम फिर वही बात कह रहे हैं, अग्नि से कनेक्ट करिए। अग्नि का खेल है। हाँ। ये पूरी जो हमारा जीवन है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इसको। ये केवल पाचक अग्नि नहीं है, हमारे शरीर में जब तक अग्नि है तब तक प्राण है। प्राण है, हाँ। कहते हैं ना, जब कोई आदमी मर जाता कहते हैं ठंडा हो गया। हाँ। ठंडा मतलब अग्नि गई उसकी, हाँ, अग्नि बुझ गई। हाँ। तो हमें अग्नि वास्तव में जब आप बहुत गहराई में जाओगे, चाहे वो कुछ भी आपने कोई हेल्थ रिलेटेड जो कोई चीज़ रिसर्च की करके बनाई, आपको समझ आएगा कि ये अग्नि को सपोर्ट कर रही है चीज़। चाहे वो कोई आपने कोई न्यूट्रिएंट बनाया
कोई प्रोडक्ट बनाया कि भाई ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आप अगर उसको थोड़ा गहराई में जाके देखोगे दो ही काम करेगा वो, आपके अग्नि को सपोर्ट करेगा और जो पाचन है उसको इम्प्रूव करके और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करेगा। तो इसलिए जो है ठंडा पानी, चिल्ड वाटर, वो तो बिल्कुल किसी को नहीं पीना चाहिए। कोई इसका मीनिंग नहीं है। ये फ्रिज कब से आया, कितने साल से आया? पहले लोग जीते थे ना इस पृथ्वी, मटके का पानी पीते थे अगर ठंडा पीना है तो। मटके का, सुराही का पानी पियो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गर्मी के मौसम में अच्छा रहता है वो, उसमें क्योंकि अर्थ का कंटेंट भी आ जाता है, मिट्टी होती है। और वैसे अगर आप फिर अग्नि की बात करें तो गुनगुना पानी तो हमेशा ही अच्छा रहता है, लेकिन क्योंकि गर्मी कई बार बहुत ज़्यादा पड़ती है तो उस समय फिर गुनगुना पानी ठीक नहीं है। नहीं, मैं वो तो ठीक है, आप हल्का सा ठंडा पानी पी सकते हैं, जैसे आपने बोला मटके का पी सकते हैं, बट एसी में बैठे हुए टेम्परेचर है 16-17 का, उसमें भी चिल्ड पानी पीना, देखिए बीमारी का कारण है। और आपको मैं प्रूफ देता हूँ, आप अमेरिका कभी जाएंगे, मैं तो जाता रहता हूँ, वहाँ पर तो ये कल्चर है, मतलब गिलास में पहले आइस क्यूब भर लेते हैं पूरा ऊपर तक, फिर पानी डालते हैं। इसी तरह आप वहाँ फ्लाइट में भी जाएंगे तो पूरा वो भर के आपको बताना पड़ता है। अब तो हमने जब से आयुर्वेद का प्रचार शुरू, रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो जब आप रेस्टोरेंट में बैठते हैं, पानी सर्व करते हैं ना, तो पहले गिलास में पूरा आइस क्यूब भरे होते हैं, फिर पानी डालते हैं उसमें से। तो अब तो वहाँ कहते हैं भाई नहीं, विदाउट आइस बोलना पड़ता है आपको। तो वहाँ पे कल्चर शुरू हुआ है। अब तो योगा आ गया है पूरी दुनिया में, तो अब तो वार्म वाटर भी देते हैं, गर्म पानी भी पीते हैं। अच्छा, तो अब गर्म पीने लग गए। हाँ, गर्म पीते हैं। अच्छा, एक चीज़ और डॉक्टर साहब, जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है, मतलब उनका जो लेवल होता है उससे ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद मीठी चीज़ें खाना या बाकी चीज़ों का परहेज़ करना बहुत आम बात है, लेकिन मैंने कई सारे लोग ऐसे देखे जो फिट हैं, वो उनका कहना ये होता है कि मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगी, तो वो मीठा किसी को खाने नहीं देते, खुद भी नहीं खाते हैं। क्या मीठा खाने से शुगर होती है? क्योंकि मैंने ये सुना है कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो होता है वो शुगर की वजह बनता है, या फिर मीठा खाना शुगर की वजह बनता है। देखिए, केवल मीठा खाने से शुगर नहीं होता। नहीं होता ना। आप रोटी खाते हो, हाँ, उसमें भी, रोटी में भी शुगर है। हाँ, आलू में भी शुगर है, आलू में भी शुगर है। मतलब मान लो आपने 4 रोटी खा ली सुबह, हाँ, तो आपने कम से कम मेरे ख्याल से 10-12 चम्मच चीनी तो खा ली आपने, मतलब काफ़ी शुगर होती है उसमें। अच्छा, गेहूं में जो है कार्बोहाइड्रेट है ना। हाँ, कार्बोहाइड्रेट आलू में भी है, आलू में भी है। तो इसलिए आप, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चीनी नहीं खाते, उनको शुगर हो गया। उनको कहाँ से हो गया शुगर? ठीक है, लाइफस्टाइल भी है, अगर डाइट की बात देखें तो। इसलिए शुगर या मीठा खाना कोई अगर जो हेल्दी व्यक्ति है खा सकता है, लेकिन अगेन आपको क्वालिटी देखनी है, क्या खा रहे हैं आप। हाँ, वो तो ऑब्वियसली। अगर आप मान लो प्रोसेस्ड चीज़ खा रहे हैं ना, जो प्रोसेसिंग हो जाती है, जिसको रिफाइंड शुगर कहते हैं, वाइट शुगर, वो फिर जो है हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, एसिमिलेशन नहीं होता प्रॉपर, उससे डिस्टर्बेंस। अच्छा, हाँ, ये जो आपने वाइट शुगर बोला है ना, इसी में सॉल्ट का भी जिक्र होता है कि वाइट शुगर और ये सॉल्ट, ये अगर आपकी किचन में नहीं है तो आप का जीवन काफ़ी हद तक अच्छा है, अगर ये है तो आपको बीमारियां निश्चित तौर पे आएंगी। देखिए, कुछ चीज़ें जो है ना वो विदेश से आती हैं। अच्छा, है ना, हमारा गर्म देश है, पसीना बहुत आता है यहाँ पर। अगर आप वास्तव में जो है भारतीय हैं, हाँ, अब आजकल भारत के लोग भी पसीना नहीं आने देते, नहीं आते, सब जगह एसी चल रहा है। हाँ, तो पसीने में तो फिर सॉल्ट चाहिए होता है ना आपको। हाँ, हेल्दी लोगों की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अगर आप दिन भर में 3-4 ग्राम सॉल्ट ले रहे हैं किसी भी रूप में, तो वो कोई नुकसान थोड़ी करेगा। लेकिन अगेन बात वहीं आती है कि कौन सा सॉल्ट ले रहे हैं। अगर आप सेंधा नमक लेते हैं, हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो काला नमक ले लीजिए आप। हाँ। लेकिन अब जहाँ अभी पिंक सॉल्ट भी, वो पिंक सॉल्ट सेंधा नमक ही। अच्छा, वो सेंधा नमक ही होता है। तो सेंधा नमक जो है जिसको कहते हैं, अच्छा, तो वो तो सबसे उत्तम माना गया है ना। अच्छा। क्योंकि वो इतने विकार पैदा नहीं करता है। अच्छा। लेकिन फिर भी जो है ना, अगर नमक जो नॉर्मल रूटीन में सब्जी वब्जी में नमक डाल करके आप खाएं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज आप उसको अधिक मात्रा में नहीं खा रहे हैं। या फिर अगर आप ऑलरेडी बीमार हैं, आपको मान लो ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपको लिवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन की, वो तो बीमारी के अनुसार फिर काफ़ी चीज़ें रिस्ट्रिक्ट की जाती हैं। लेकिन हाँ, अच्छी आदत है कि अगर सॉल्ट थोड़ा आप कम खाएं, क्योंकि जो सोडियम होता है उसमें वो हमारे, सॉल्ट और शुगर भी, हाँ, शुगर तो रिफाइंड शुगर तो नहीं खाना चाहिए,
अगर आपको खाना है तो आप खांड ब्राउन आती है एक हाँ, खांड ब्राउन वाली। शुगर है, देसी खांड आती है हाँ, देसी हमारे यहाँ। खांड आती है। ये ब्राउन शुगर भी बाहर से आई है, हमारे यहाँ तो खांड है, शक्कर है शक्कर, हाँ, और गुड़ है। गुड़। तो ये मिलता है खूब प्लेंटी, जितना मर्जी खाइए, कोई ऐसी मतलब अगेन आपको अपनी वो तो देखनी है। हाँ, राइट। ये नहीं कि तीनों टाइम आप गुड़ ही खाते रहे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मेरा इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरे ना सिर के बाल कम हो रहे हैं आजकल। मैं बड़े ऐड देख रहा हूँ, वहाँ पे पता नहीं कई तरह कितनी के तेल। आयुर्वेदिक दवाएं, उनसे बना हुआ ये तेल है, इसको ले जाइए, इसको लगाइए, और बाल आना भी शुरू हो जाएंगे, झड़ने भी बंद हो जाएंगे। तो बाल गिरना, क्योंकि मैं आपके साथ कई शो कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कि बालों का गिरना, हेयर फॉल आप रोक सकते हैं हाँ जी। कुछ ट्रीटमेंट से। लेकिन क्या ये दावे करना कि अगर आप गंजे हैं तो घने बाल आ जाएंगे, और वो दिखाए जाते हैं पूरा ऐसे चोटी पकड़ के कि देखिए इतने बाल आ गए हैं, आयुर्वेद में क्या एक्चुअली में ऐसी हैं जड़ी बूटियाँ जिनसे बाल वापस आ जाएं? देखिए, आयुर्वेद में इस रोग का वर्णन है, उसमें इलाज भी लिखे हैं, लेकिन फिर हमें देखना ये है कि रूट कॉज क्या है। केवल बाहर तेल लगाने से एक हेल्दी व्यक्ति के बाल हेल्दी रह सकते हैं, हेयर फॉल रुक सकता है अगर आप हेल्दी हैं। लेकिन अगर आपको कुछ रोग लगा है बालों का, बाल आपके गिर रहे हैं किसी भी कारण से, जैसे हम तो पित्त के कारण मानते हैं मोस्टली, जब पित्त बढ़ता है आजकल तो कई बीमारियों के कारण जो है, एनीमिया हो गया आपको किसी जो है थायराइड हो गया, स्ट्रेस भी माना जाता है, स्ट्रेस के कारण, जुकाम के कारण बाल पकना, बाल गिरना, तो वहाँ फिर आप रूट कॉज को अगर एड्रेस नहीं करेंगे तो कैसे बाल आ जाएंगे। बट ये तो रूट कॉज को नहीं एड्रेस नहीं करते ना, वो तो यही सब पे एक ही तेल अप्लाई कर मैं रहे हैं। वही तो कह रहा हूँ कि वही तो समस्या है। तो वो सब मार्केटिंग है, और हो सकता है कुछ एक दो के आ जाएं तो इसका मतलब सबके थोड़े नहीं आएंगे ना। लेकिन फिर भी हम आयुर्वेद की दृष्टि से तो हम इसको सपोर्ट नहीं करते कि केवल तेल लगाने से आपका रोग ठीक हो जाएगा। आपको इंटरनल मेडिसिन भी लेनी पड़ेंगी, वो भी अपने प्रकृति के अनुसार, अपने रूट कॉज के अनुसार। आपको कई जगह हमें पंचकर्म से बड़ा अच्छे फायदे मिलते हैं। नहीं, ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर हो तो उससे रिजल्ट मिलते हैं। हमारे पास आज कम से कम भी जो है, जो हेयर फॉल के पेशेंट आते हैं उसमें लगभग 40% युवा वर्ग के लोग हैं। हाँ, और बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ऐसा नहीं कि रिजल्ट नहीं मिलते, लेकिन वो केवल लगाने से नहीं होता। हाँ, मतलब आपका क्या सिम्टम्स हैं, उस हिसाब से ट्रीटमेंट आपका होगा। क्या रूट कॉज क्या है, उस वजह से होगा। मान लो स्ट्रेस है, हाँ, तो मैं तेल लगा दूं, आपको लगाने के लिए दे दूं, स्ट्रेस तो खत्म होगा। स्ट्रेस तो मैनेज करना पड़ेगा ना अलग से। अच्छा, स्ट्रेस और ये डिप्रेशन, हाँ जी, डिप्रेशन है ना, एंजाइटी है, ये तीन जो फॉर्मेट हैं अलग अलग, मुझे लगता है कि सबका रूट कॉज लगभग बराबर ही है। लेकिन डिप्रेशन के आजकल केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, और कई तरीके के डिप्रेशन है, फेलियर हैं, ब्रेकअप्स हैं, लॉस हैं जी। तो क्या आयुर्वेद क्या कहता है इसको, आयुर्वेद में क्या कहते हैं, और किस तरीके से इससे डील किया जा सकता है? देखो, आयुर्वेद जो है, पहली बात तो एक होलिस्टिक सिस्टम है, और इसमें पूरे ह्यूमन बीइंग को हम देखते हैं। आजकल तो आपने देखा ना, मॉडर्न मेडिसिन में तो स्पेशलिस्ट आ गए हैं जी, सुपर स्पेशलिस्ट आ गए हैं। यानी कि जो आपको जो घुटने के दर्द को देख रहा है, उसको अगर आप कहो कि मेरा पेट खराब रहता है, तो कहेगा वो उसके पास जाओ। और आपने अगर डिप्रेशन की बात करी तो थर्ड पर्सन के पास जाओ। तो ऐसा तो नहीं है कि एक के कारण दूसरा नहीं होता। अब तो मॉडर्न साइंस भी मान रही है कि हमारा जो गट है, गट का कनेक्शन ब्रेन से है। ठीक है। और ये आपको मैं बताऊं कि जहाँ ये फील गुड जो केमिकल्स होते हैं, जैसे सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन अच्छा हो तो मूड अच्छा रहता है। तो अब 80 to 90% सेरोटोनिन तो आपके गट में बन रहा है। तो एक तो कारण बड़ा ये हो गया है आजकल कि लोग पेट की तरफ ध्यान नहीं देते, खा रहे हैं, दिन भर खा रहे हैं, अपच हो रहा है, खाना पच नहीं रहा है, जिसको आजकल गट माइक्रोबायोम कहते हैं। हमारे अंदर जो है, जो गुड बैक्टीरिया है वो कम हो रहा है, और वैसा बैक्टीरिया बढ़ता जा रहा है। इसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं हमारे। हाँ, लगभग कई किलो, 2 किलो के करीब बैक्टीरिया इसमें पेट के अंदर होते हैं, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उनको हमें स्वस्थ रखना है, इसीलिए तो खान पान पर आयुर्वेद जोर देता है। तो एक तो गट ब्रेन कनेक्शन आ गया। दूसरी चीज़ जो आपने कही, किसी का ब्रेकअप हो गया, कहीं करियर में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो एक जो है अलग लेवल है, मानसिक लेवल है, वो मानसिक लेवल है, इमोशनल लेवल है। वहाँ पर जो आयुर्वेद में हम बात करते हैं, तो वहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई रजोगुण और तमोगुण जब बढ़ता है तो मन जो है वो अवसादित हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। और
कई बार एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस। अगर ज़्यादा रजोगुण होगा तो उससे एंग्जाइटी, हाइपर एक्टिविटी, स्ट्रेस, मानसिक मतलब नींद नहीं आएगी। तमोगुण ज़्यादा होगा तो सुस्ती आएगी, नींद आएगी, डिप्रेशन आएगा, नेगेटिविटी आएगी, सुसाइडल थॉट्स आएंगे। तो उसका सोल्यूशन तो सिंपल है, सात्विक भोजन करो। मन के अंदर जब सत्व गुण बढ़ेगा, अब भोजन का मतलब यहाँ केवल आप कहेंगे जी मैं तो सात्विक भोजन ही खाता हूँ, तो खाते तो हो लेकिन ज़्यादा खाते हो एक नंबर एक, या गलत खाते हो, रात को 2 बजे तक आप खाना ही खाते जा रहे हो। तीसरी चीज़ इसमें ये है कि अगर जो खाना है हमारे यहाँ वो केवल वही नहीं है जो मुंह से खा रहे हो, आप देख क्या रहे हो, सुन क्या रहे हो, किसके साथ आप जो है रहते हो, Surrounding एसोसिएशन, आपका संग किसके साथ है। तो अगर राजसिक तामसिक संग है, राजसिक तामसिक चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं, तो फिर मन। अच्छा, तो ये जो आपका मैंने पॉइंट यहाँ पकड़ा, जो आप मुझे बोल रहे हो कि सिर्फ खाना ही नहीं है, क्योंकि अगर आप डिप्रेशन में है, मैंने देखा है जब आदमी डिप्रेस्ड होता है तो वो अल्कोहल का सेवन करता है, बिल्कुल, हाँ, सिगरेट पीता है, वो कॉफियाँ पी रहा है, पब में जाके म्यूजिक चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो वो स्ट्रेस को उस सहारे कम करने की कोशिश करता है। तो क्या ऐसे स्ट्रेस कम होता है या डिप्रेशन कैसे होगा बताइए। आप वहाँ जब चले गए, मान लो आपने ड्रिंक कर लिया, हाँ, तो ड्रिंक से क्या होगा, कुछ देर तक आपका माइंड डल हो गया, या कुछ उसका फेज होते हैं। पहला एक स्टिमुलेशन फेज होता है, थोड़ा सा आपको एक शरीर में ना एक उत्तेजना सी आती है अल्कोहल से, लेकिन ज़्यादा पीने से फिर आप सेडेशन में चले जाते हैं। आदमी जो है उसको पता ही नहीं रहता फिर कहाँ है वो, बैठा है, बोल रहा है, चल रहा है, क्या है। तो वो कुछ देर के लिए आपने अपने आप से डिस्कनेक्ट कर दिया अपने ब्रेन से, उसके उस ड्रग को लेकर के। तो जब सुबह तो उठोगे ना, फिर तो सुबह उठ के तो फिर वही दुनिया है। तो आपने किया क्या, पैसा बर्बाद किया, बल्कि अपने आप को अल्कोहल से और नुकसान जो होते हैं। अल्कोहल तो किसी भी तरह से हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो मैं नहीं कहता, आजकल मॉडर्न साइंटिस्ट लोग इसको कह रहे हैं, एनी टाइप ऑफ अल्कोहल इज़ नॉट गुड फॉर आवर। अच्छा, ये आयुर्वेद से सवाल नहीं है, बट मैं पूछ लेता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक मत पियो, कोल्ड ड्रिंक से बेहतर है आप शराब पी लो। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना, कोल्ड ड्रिंक भी हानिकारक है, शराब तो उससे भी हानिकारक है। तो जो जिन नए लड़कों का या जिन यूथ का ब्रेकअप होता है और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वो मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, थोड़ा असलियत को समझें। ब्रेकअप क्या है, ब्रेकअप हम लोग वो फिर बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा आपको। उतरिए ना थोड़ा सा। तो उतर जाते हैं तो गहराई में, तो असलियत में देखिए, असलियत में आप मेरे से अगर बिल्कुल, क्योंकि आप अध्यात्म की ओर भी, अध्यात्म की बात कर रहा हूँ। जो जब आपको एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, मानसिक विकार, उसके मूल में आप जाएंगे तो पाप कर्म मिलेगा आपको। पाप कर्म का मतलब गलत काम करना। अब वो गलत काम जरूरी नहीं है कि आप किसी का दुख दे रहे हैं, किसी को कुछ भी हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, या फिर जो हमारे जो एक जीवन जीने के जो बेसिक रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं, जैसे इसी को ले लीजिए आप, अब ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फिर ब्रेकअप, फिर दूसरा, फिर मतलब ये क्या क्या चल क्या रहा है। अब भाई आप ये देखिए कि एक नियम बनाया है हर चीज़ का। आप ट्रैफिक में अगर जाते हैं, आप हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं, तो ये थोड़ी कि आप उल्टी डायरेक्शन में चलाएंगे। नियम बनाया, उसका पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ ये सभी लोग सुरक्षित रहें। तो ऐसे ही जिसको हम धर्म कहते हैं, वो हमारे लिए बनाया है ताकि हम लोग सब सुरक्षित रहें। उसको अगर हम धारण करेंगे, धर्मो रक्षते रक्षते, धर्म जो है हमारी रक्षा करता है, हम धर्म की रक्षा करेंगे तो वो हमारी रक्षा करेगा जी। ये तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ लोग इसको बहुत जो है गलत समझ लेते हैं। तो ये चीज़ें हमारे धर्म शास्त्रों में, हमारे वैदिक शास्त्रों में लिखी हुई हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। नहीं तो ब्रेकअप होना गलत हुआ है, सही हुआ, अब हो गया है। उसका एक तरीका होता है ना, जब आप अगर किसी को कमिट हो गए, हाँ, तो रहिए ना, फिर क्यों छोड़ के जा रहे हैं उसको? नहीं, उसने नहीं छोड़ा, किसी और ने छोड़ दिया, फिर वो डिप्रेशन में चला गया। किसी और ने छोड़ दिया, वही तो कह रहा हूँ कि अच्छा, दोनों के लिए आप प्रॉब्लम। तो मैं तो आजकल ये भी कह रहा हूँ कि देखिए भैया, पहले आप किसी से रिलेशन या कोई भी इस तरह का रिलेशन बनाएं, हाँ, तो पहले थोड़ा सा इस ज्ञान को थोड़ा पढ़ लीजिए। नहीं तो आपको बार बार जो ट्रॉमेटिक, कितना ट्रॉमा होता है आदमी को, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है आदमी, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। हाँ, वही। तो पहले समझ लीजिए कि रिलेशन क्या होता है, उसको कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए, किस तरह से हम एक अच्छा कॉर्डियल हार्मोनियल रिलेशन बना के रख सकें। ये तो आप वैसी बात करो, आजकल तो शादीशुदा में भी प्रॉब्लम आ रही है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें प्रॉब्लम यही है कि हम लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं दूसरे से। हाँ, ये आया ना, अब केवल एक्सपेक्टेशन करते हैं हमेशा,
लेकिन प्यार में Expectations एक्सपेक्टेशन नहीं नहीं होनी होती। है, हाँ। प्यार में तो हम दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न करना चाहते हैं। तो जब आप दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए ही उसको चाहते हैं तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, और दूसरी तरफ भी ऐसा ही होना चाहिए। वही प्रेम होता है, बाकी तो फिर वो बिजनेस है। बिजनेस होता जब है। तक मेरा काम आपसे हो रहा है तो आई लव यू, जिस दिन नहीं हो रहा आई हेट यू। तो ये तो कोई बात नहीं हुई है। ओके, ठीक है। आप कुछ नुस्खे आप बता दीजिए जो आजकल लोग बहुत परेशान हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जब आयुर्वेद, जितना मैंने आपसे समझा है, मतलब बहुत इतना समझा है मैंने, उसमें ये होता है कि आपको कोई बीमारी आए उससे पहले उसका समाधान होना चाहिए जी। मतलब बीमारी आ गई तो फिर आप इलाज करवाओ, वो अलग इशू है, लेकिन बीमार हो ही ना। तो जैसे मोटापा एक बहुत आम फैक्टर है, तो बड़ा लोग परेशान होते हैं। तो मोटापा से राहत पाने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आए ना, हाँ, तो 50% आयुर्वेद तो इसी के लिए इसी बनाया थ्योरी पे गया काम था होता है, हाँ। कि हम बीमार ना हो। स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, जो स्वस्थ लोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें, तो उसमें सिंपल चीजें हैं। अच्छा, मैं इसको बदल देता हूँ सवाल को। अगर किसी को मोटापा है, हाँ, नहीं, तो वो क्या मैं करे? उसी पर आ रहा हूँ। हाँ। अब दूसरी चीज़ है कि अगर रोगी आप हैं, कोई रोग आ गया है, तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे अंधाधुंध कुछ भी मत ले लीजिए। जैसे आपने शुरू में कहा कि इसने यहाँ से सुना, ये ले लिया, यहाँ से सुना, वो बहुत बहुत गड़बड़ हो जाती है। फिर लास्ट में हमारे पास आते हैं लोग, सब कुछ बिगाड़ के आते हैं। तो हाँ, सब जगह ट्राई करते हैं, फिर आयुर्वेद में जाते हैं। फिर और हमारे पास हाँ। तो जीवा में तो लास्ट में ही आते हैं। लास्ट में ही आते हैं। पहले सब जगह आयुर्वेद ट्राई करके लास्ट में आते हैं। अग्री। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई सबसे पहले तो आप उसको देखो कि वो रोग का कारण क्या है। मेजॉरिटी ऑफ द जो डिजीजेज हैं उनमें या तो गलत फूड है या गलत लाइफस्टाइल है, और आजकल ये माइंड तीसरा और आ गया है, जिसको आप कह रहे हैं कि इमोशनल हो, ट्रॉमा हो या फिर तनाव हो, ये तीसरी चीज़ बहुत हावी हो गई है। बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आजकल, बल्कि इससे ज़्यादा बीमारी हो रही है। राइट। मोटापा भी कई बार मेंटल लेवल से शुरू हो रहा है, इमोशनल प्रॉब्लम से शुरू हो रहा है। तो खान पान शुद्ध करिए ना अपना, और सबसे पहली चीज़ ये है, खान पान शुद्ध करें, लाइफस्टाइल ठीक करें, माइंड को प्रसन्न रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करें, तो उससे आपका कोई भी रोग ठीक होगा, क्योंकि जड़ वहीं से है। दूसरी चीज़ इसमें जो है, फिर थोड़ा आपको एक गाइडेंस चाहिए। ऐसे तो नहीं कि आप खुद डॉक्टर अपने आप बन जाएंगे। राइट। तो उसमें फिर एक एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से आपको सलाह हमेशा लेनी चाहिए। इस तरह से नहीं कि भाई आप जो है अपनी मर्जी से कुछ भी ले रहे हैं, या फिर आजकल बहुत सारे आपको जो है विज्ञापन भी मिलेंगे कि भैया ये ले लो, इससे ये हो जाएगा। हाँ। वो तो फैट बर्न के बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, राइट। और बिल्कुल दिखा देंगे आप बिफोर एंड आफ्टर ऐसा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको थोड़ा सा समझना है, और आपको समझ करके, अगर हम तो आयुर्वेद की बात करते हैं, तो आयुर्वेद में इस रोग का वर्णन है पूरा। इसको जो है हम जो है 8 प्रकार के शरीर हैं, उसमें एक स्थूल शरीर लिखा है। नहीं, तो इसमें मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मोटापा है, लोग कई तरीके के काम कर रहे होते हैं, कई तरीके की एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आपके हिसाब से क्या बेस्ट हो सकता है? सबसे पहली चीज़ है आपको देखनी अपनी प्रकृति। ठीक है। कुछ कफ प्रकृति के लोग होते हैं, वो नेचुरली थोड़े चबी होते हैं, थोड़े हैवी होते हैं। वो नहीं, मोटे की, मैं मोटी की बात कर रहा हूँ। अगर जहाँ रोग की बात कर रहे हो, हाँ। तो उसमें सबसे पहली चीज़ डाइट है। ठीक है। दूसरा आपका लाइफस्टाइल है। ठीक है। तीसरी एक्सरसाइज है, व्यायाम जरूर करना है आपको। ठीक है। और चौथी चीज़ फिर उसकी चिकित्सा करनी है। ठीक है। बिना चिकित्सा के रोग ठीक नहीं हो सकता। ये मैं भी, देखिए, नुस्खे हम लोग भी बताते हैं, होम रेमेडीज़ भी बताते हैं, अपने शो में भी बताते हैं, लेकिन मैं साथ में हमेशा एक चीज़ हम लोगों को कहता हूँ कि ये जो नुस्खे हैं, ये केवल आयुर्वेद से जोड़ने का एक तरीका है। बट अगर आपको जो ट्रीटमेंट करना है, तो फिर एक डॉक्टर के पास आपको जा करके प्रॉपर डायग्नोसिस करा करके और प्रॉपर उपचार करिए उसका। हाँ। अच्छा, ये जो आप डॉक्टर की अभी आपने बात करी, तो ये लगे हाथ में ये भी पूछ लेता हूँ। कुछ लोगों का मानना ये होता है, इसीलिए मैंने आपको आज बुलाया भी है, कि आयुर्वेद तो घर पे इलाज हो जाता है। आयुर्वेद एक ट्रीटमेंट नहीं है। वो बोलता है कि किसी ने बोला गिलोय कूट के खा लो, किसी ने बोला अजवाइन मिला लो, किसी ने बोला कुछ मिला लो, और वो सब करके वो दादी नानी के पुराने नुस्खे हैं, वही आयुर्वेद है। जब आप बोलो कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलने गया, तो हंसते हैं कई लोग, तो आयुर्वेद डॉक्टर से मिलने गए थे। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इंडिया में बहुत है। मुझे लगा इंडिया के बाहर लोग फिर भी समझते हैं, इंडिया में तो बहुत ज़्यादा है। इंडिया में क्योंकि यहाँ आयुर्वेद रहा है, और आयुर्वेद की नॉलेज लोगों को हुआ करती थी घर में। आयुर्वेद का मतलब केवल एक औषधि ही नहीं है।
हमारे तो घर में ही कितनी सारी चीज़ें हाँ, हैं, हाँ, हाँ, जो हमारा जो स्पाइसेज हैं, जो हमारे मसाले हैं, वो भी एक उसमें औषधीय गुण होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि आम तौर पर लोग एक तो ये समझते हैं कि आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं, हाँ ये भी बहुत तो जो मर्जी आप तो उठा खा के- लो। तो ये बिल्कुल गलत है। आप अगर एक रोटी भी ज़्यादा खा लेंगे उसका भी इफेक्ट है, साइड सही इफेक्ट बात। उसका भी हाँ, हो जाएगा। हाँ। आपको ब्लोटिंग हो जाएगी, गैस बन जाएगी, छाती में दर्द हो जाएगा, आम बनेगा, आम जो रोग बनाएगा। तो ये बिल्कुल गलत सोच है लोगों की। कई बार लोग इसको बहुत बड़ा प्रमोशन भी कर देते हैं, तो फिर आदमी सोचता है यार इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो कुछ भी खा लो। ये बिल्कुल गलत है। मतलब मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं कि आयुर्वेदिक च्यवनप्राश है, हाँ, 1 चम्मच खा लो, आप 2 चम्मच खा लो, वैसे तो 1 ही चम्मच खाया जाता है, एक क्वांटिटी होती है। वो लोग कि वो बहुत फायदा होता है तो लोग 5-5 चम्मच हाँ, नहीं, रात को खा रहे देखो हैं। च्यवनप्राश तो वैसे भी एक फूड आइटम की तरह से मैं है। बता रहा हूँ आपको एक लेकिन एग्जांपल, फूड भी तो ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। वही मैं बता रहा हूँ कि जो आपने बोला कि साइड इफेक्ट नहीं हाँ जी। है तो कुछ भी कर रहे हैं, तो वही मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये ऐसे नहीं चलता है। मैंने तो क्योंकि मैं आपके बिल्कुल- जीवा बिल्कुल ग्राम नहीं में गया चलता, हुआ हूँ, हाँ। इतने सारे डॉक्टर्स, इतनी सारी टीम, पढ़े लिखे लोग, बिल्कुल सब नहीं। डिप्लोमा डिग्रियां हैं सबके पास, तो आपको वहाँ जाना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं इसके बिल्कुल इसका बहुत बड़ा प्रमोटर हूँ। हाँ, हाँ, वो और तो इसलिए आपने देखा होगा हम लोग वर्ल्ड की लार्जेस्ट आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन चलाते हैं। पूरे भारत में हमारी 80 से ज़्यादा क्लिनिक्स हैं, बहुत बड़ा आपके हॉस्पिटल कुछ है। 32-37 लाख के आसपास पेशेंट है, 30 लाख 30 पेशेंट 32 का लाख डेटाबेस है। हाँ। और हर रोज हम सैकड़ों पेशेंट हमारे ट्रीट करते हैं। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा मेरे को कि मैं ये कहूँ कि आपको अगर डायबिटीज है तो ये गोली हाँ खा लो। ब्लड- आप हमेशा ब्लड प्रेशर है तो ये, मैं कहता हूँ डॉक्टर से पहले कंसल्टेशन। नहीं, मैंने तो कई सारे पेशेंट्स आपके पास भेजे हाँ जी, हुए हाँ हैं, जी, तो हाँ वो जी। प्रॉपर जाते हैं, डॉक्टर चेकअप होता है, उनकी प्रॉपर लिस्ट होती क्योंकि है। आयुर्वेदिक मेडिकल मेडिकल सिस्टम सिस्टम है भाई। है। ये कोई जैसे एलोपैथी में आप अपनी मर्जी से खाते हो क्या दवाई? चलो आपने सिर दर्द वगैरह की लोग खा लेते हैं, वो भी नहीं खानी चाहिए। हाँ। वो भी नहीं खानी चाहिए। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि चलो कोई ऐसी चीज़ है छोटी मोटी, जैसे त्रिफला ले लिया आपने, हाँ, 1 चम्मच ले च्यवनप्राश लिया, खा हाँ। लिया, कोई पाचक चीज़ ले ली, हाँ। छोटी मोटी बिल्कुल इनिशियल वाली। उसके लिए, जो घर में रेमेडी होती है विच इज basically। ओके। हाँ, आपने अदरक उबाल करके, सौंफ, जीरा, धनिया हम भी बताते हैं, काढ़ा पी बना लो। लिया, हाँ। लेकिन जहाँ आपको ये लग रहा है कि मुझे रोग हो गया, रोग हो गया, ट्रीटमेंट लेना। वहाँ पर आपको सीधा डॉक्टर के पास जाना है, आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिलें, और वो भी क्वालिफाइड हो, सर्टिफाइड हो। किसी की बात मत सुनो। जहाँ से आपने बात शुरू की थी, सोशल मीडिया की, तो बिल्कुल आप बिल्कुल विश्वास मत करिए। आपको पता ही नहीं है वो व्यक्ति कौन है, कितना पढ़ा लिखा है, उसके पास कोई डिग्री भी है नहीं है, और वो आपको जो है दावा कर रहा है कि भैया आपका कोलेस्ट्रॉल कम कर दूंगा, आपका लिवर, अगर लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि 3 दिन में लिवर ठीक कर देंगे, आपका डायलिसिस बंद कर वही तो मैं देंगे, बता रहा हूँ। आपकी शुगर ठीक कर देंगे। भाई कैसे कर दोगे? तो पहली अगर ऐसा कोई कर देता तो उसको तो नोबेल प्राइज मिल जाना चाहिए था अभी तक। हाँ। तो क्यों नहीं मिला? ये इसीलिए मैं इसीलिए आपको लेके आना चाह रहा था कि लोगों को अब एटलीस्ट, बहुत सारे लोग हैं, ये मैं रील्स भी बनाऊंगा हाँ जी। और यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा। मैं चाहता इसीलिए हूँ कि कम से कम ये पता चलना चाहिए कि नहीं भाई, एक ट्रीटमेंट है, बिल्कुल। एक इलाज है, हवा हवाई बातें यहाँ पे नहीं है। और बहुत गहरी मेडिकल साइंस है। हाँ। आयुर्वेद जो है, अगर आप रिसर्च है बहुत बड़ी। जब उसको देखोगे तो आप थोड़ा सा भी जब देखोगे दिमाग लगा के, तो लगेगा यार क्या चीज़ है ये, तो कितनी गहरी बात कर रहे हैं ये। और आज मॉडर्न साइंस उसको एक्सेप्ट कर रही है। हाँ। और उसको साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करके वैलिडेट कर रही है। राइट। कितने सारे ऐसे, जो मैंने जैसे दिनचर्या की बात हाँ। की, सर्केडियन रिदम, आप फास्टिंग की बात देख लीजिए, कितने लोग फास्टिंग से अपने रोगों को ठीक कर रहे हैं। हमारे यहाँ लंगन चिकित्सा लिखा है, लंगनम परम औषधम, सबसे अच्छी औषधि है कि आप कम खाइए, जितना जो है मात्रा हमारे पेट की है, क्वांटिटी लिखी है, उसके अनुसार खाइए। उसमें एक कहावत भी है कि जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। बिल्कुल, ये वो एक कहावत भी है। ईट लेस लिव लॉन्गर, हाँ, ये live भी एक longer। कहावत हाँ। है। जो कम खाता है उसकी उम्र ज़्यादा, क्योंकि बीमार नहीं होगा वो। हाँ, राइट। तो इसीलिए यही एक, और क्योंकि ये पॉडकास्ट मान लीजिए हम 1 घंटे रिकॉर्ड कर लें या 1.5 घंटे रिकॉर्ड कर लेंगे, मैंने तो आपके साथ 300 एपिसोड करे हुए हैं, 400 एपिसोड करे हैं, तो हर एक टॉपिक पे 1 घंटे बोला जा सकता है। यहाँ तो हमने बहुत सारी चीज़ों को मिक्स किया हुआ है। बात, पित्त, कफ, 3 अलग सेगमेंट हैं। दोबारा से कर लेंगे। हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि आयुर्वेद, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आयुर्वेद बहुत रिसर्च है जहाँ पर, और मेडिसिन। और हमारे यहाँ तो जीवा में तो देखिए, हमने एक विशेष काम ये किया है कि हमारे यहाँ पर जब कोई रोगी आता है
तो ऐसे नहीं कि आंख बंद करके कुछ भी दवाई दी जाए। पहले तो डायग्नोसिस के प्रोटोकॉल हमने बनाए हुए हैं, वर्ल्ड में पहली बार हमने बनाए हैं और प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं हमारे डॉक्टर, ताकि डायग्नोसिस गलत ना हो जाए। डायग्नोसिस गलत होने से भी काम खराब हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मान लो मैंने डायबिटीज़ के 5 कारण हो सकते हैं अलग अलग। फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ इमोशनल रीजन से है, किसी को लाइफस्टाइल से है, किसी को जो है हेरिडिटरी है, तो उसका रूट कॉज तो समझ के उसी हिसाब से चिकित्सा करनी पड़ेगी ना। ये थोड़ी कि एक ही दवाई से। तो एक तो हमारा प्रोटोकॉल है जीवा में। दूसरा इसके साथ साथ जो है अभी हमने जो काफ़ी कुछ सालों से हमने जो प्रैक्टिस शुरू की है कि जो माइंड की बात हम कर रहे हैं, तो एक तो हमारा डॉक्टर जुड़ता है पेशेंट से, एक माइंड वेलबींग का कोच जुड़ता है। वो आपकी इमोशनल एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, उस बीमारी को वो देखेगा। एक योगाचार्य जुड़ता है। अच्छा। वो आपको एक्सरसाइज बताएगा। एक प्रॉपर क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट जुड़ता है हमारा, जो आपको डाइट प्लान बताएगा। और एक सपोर्ट स्टाफ होता है, हेल्थ कोच बोलते हैं। एक रोगी के साथ 5 लोग काम करते हैं। तो हमने गजब के रिजल्ट देखे, जिसमें पहले हमारे डॉक्टर एक लगा रहता था, तो कई बार फॉलोअप नहीं हुआ। पेशेंट आया 1 महीने बाद, कहे जी मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ा, फिर उसने कुछ दवाई दी। अब यहाँ क्या सिस्टम बना है कि हर हफ्ते फॉलोअप होता है और 5 स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं उसके साथ। कोई माइंड पर कर रहा है, कोई एक्सरसाइज पर कर रहा है, कोई डाइट पर कर रहा है और एक दवाई पर कर रहा है। तो बहुत गजब के रिजल्ट आते हैं। तो ये हमारे जो है आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स इनको कहते हैं, ATP प्रोटोकॉल। तो इसमें लोग एनरोल कर रहे हैं और उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है जी। तो जितने भी लोग हैं, अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए तो आयुर्वेद में प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर्स होते हैं, रिसर्च वर्क है, तो बाकायदा आप इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब आप मुझे बताइए कि शुगर कंट्रोल करने के घरेलू नुस्खे क्या हो सकते हैं? घरेलू नुस्खे शुगर में देखिए, सबसे सिंपल चीज़ तो ये है कि सबसे पहले हमारे जो आयुर्वेद है वो कहता है निदान परिवर्जन, यानी कि पहले जो रूट कॉज है उसको हटाओ। ठीक है। तो उसमें वही है कि जो कार्बोहाइड्रेट अगर आप ज़्यादा खा रहे हैं, स्टार्च ज़्यादा खा रहे हैं, चीनी ज़्यादा खा रहे हैं, उसको कम करिए। नंबर 2 जो है नुस्खों की अगर बात करें तो बड़े सिंपल सी चीज़ें हैं जो बहुत रिसर्च्ड हैं। आप दालचीनी का पानी पिएं। दालचीनी को पाउडर रूप में भी आप दूध में मिला के ले सकते हैं। मेथी जो है वो बहुत अच्छा काम करती है। 1 चम्मच मेथी रात को भिगो दीजिए, सुबह उसका पानी पियो, मेथी भी खा लीजिए आप। करेला तो बहुत पॉपुलर है ही। करेला अगर आपको मिलता है तो करेले का जूस निकाल के 30-40 मिलीलीटर सुबह खाली पेट वो पी लीजिए। करी पत्ता मिलता है, करी पत्ता 5-6 सुबह चबा करके खा लीजिए। एलोवेरा खा लीजिए। और सबसे बढ़िया है, अगर थोड़ा सा कड़वी चीज़ आपको अच्छी लगती है तो नीम के पत्ते खाएं, या चिरायता आता है, बहुत बढ़िया काम करता है। चिरायते की लकड़ी रात को एक गिलास में पानी में डालकर सुबह खाली पेट वो पानी पी लीजिए। ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं। ओके, इनसे बहुत फ़ायदा होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक माइग्रेन का भी है, तो माइग्रेन से जो लोग हैं पीड़ित, तो वो क्या करें माइग्रेन से राहत के लिए? घरेलू नुस्खे देखो, माइग्रेन की जो बात है, अगेन रूट कॉज को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर घरेलू नुस्खों की बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे सिंपल चीज़ है कि आप नाक में बादाम का तेल डालें। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूं कि मैंने बहुत लोगों को देखा है माइग्रेन उनकी एसिडिटी के कारण होता है। अच्छा, तो एसिडिटी के लिए जैसे कुछ ऐसी चीज़ लें, मुलेठी का चूर्ण ले सकते हैं, खीरा खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं। एसिडिटी कम रहेगी तो माइग्रेन आपको होने के चांसेस कम रहेंगे। ये मैं जनरल चीज़ें हैं, लेकिन इलाज तो प्रॉपर डॉक्टर से ही होगा। और बीपी, ब्लड प्रेशर में आपको सिंपल है कि एक तो थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी से ब्लड प्रेशर काफ़ी कंट्रोल हो जाता है जी। प्राणायाम से बहुत लाभ मिलता है जी। प्राणायाम में आप इसमें वो प्राणायाम ना करें जिसमें हीटिंग होती है ना बॉडी की, जैसे कपालभाति, भस्त्रिका ना करें। ब्लड प्रेशर है तो आप अनुलोम विलोम या उज्जयी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, और कुछ भी नहीं तो डीप ब्रीदिंग करने, शवासन करने से बहुत फ़र्क पड़ता है, तुरंत ब्लड प्रेशर आपका लो होता है। ठीक है। और इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप देखें तो सफ़ेद पेठे का रस अच्छा बहुत फ़ायदा करता है। सुबह खाली पेट वाइट पंपकिन जिसको कहते हैं, ऐश गॉड, जिससे मिठाई बनाते हैं, उसका थोड़ा जूस पी लीजिए सुबह। ठीक है। तो उससे भी ब्लड प्रेशर आपका अच्छा होता है। उससे वो हमारे मस्तिष्क के लिए भी अच्छा है, मेमोरी के लिए भी अच्छा होता है। कुष्मांड बोलते हैं संस्कृत में। ओके, आजकल बस लास्ट है, इसके बाद ख़त्म करेंगे। आजकल बड़ी लड़ाई है जी। कुछ लोग बोलते हैं कि जिम जाना चाहिए और जिम में जाके 3 घंटे अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि 1 घंटे अगर आप पार्क में
वॉक कर रहे हैं वो ज़्यादा सही है जिम से? क्योंकि आप जब जिम कर लेते हैं फिर जिम छोड़ते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं बॉडी पर, आप उसके साथ में आप कुछ कुछ प्रोटीन्स और कुछ कुछ और चीज़ें लेते हैं, बट जिम ये वॉक आपका करना बहुत बेहतर होता है, उससे बॉडी भी एकदम फिट रहती है। देखिए, जो एक्सरसाइज हम करते हैं, व्यायाम जो करते हैं, उसका पर्पज़ केवल बॉडी बनाना ही नहीं है, बॉडी बिल्डिंग नहीं है, वो हमारे शरीर के हर ऑर्गन की एक एक्सरसाइज है। साथ में मन भी हमारा शांत हो, वो है। तो एनवायरनमेंट का फ़र्क तो पड़ता ही है। आप एक अच्छी नेचुरल जगह में अगर वॉक करते हैं तो मन भी शांत रहता है, बॉडी की एक्सरसाइज भी होती है। इसमें इसीलिए मैं ऐड कर रहा हूँ क्योंकि जिम में इतना तेज म्यूजिक। वही मैं उसी पर आ रहा हूँ। बल्कि एक इंटरेस्टिंग मैं स्टोरी बताऊँ, मैं एक बार यूरोप में था तो कोई स्टूडेंट था वहाँ पर हमारे लेक्चर में, वो कह रहे सर हमने एक हेल्थ क्लब खोला है, आप विज़िट करिए उसको। तो मैं गया वहाँ अंदर, तो जैसे अंदर घुसते ही बहुत लाउड म्यूज़िक और बड़े बड़े शीशे लगे हुए, वो आदमी इधर कोई लोग उछल रहे थे, कुछ उस पर ट्रेडमिल पर भाग रहे थे। तो मैंने कहा भैया इसमें हेल्थ क्लब तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ये तो अनहेल्थ क्लब है, डिस्टर्ब क्लब है, क्योंकि ये तो सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो एक्सरसाइज का मतलब एक ये भी होता है कि जब कोई भी, चाहे आप जिम भी करें, तो थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो, वातावरण शांत हो, आप फोकस कर रहे हैं कि आप अगर वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो अपने साथ रहें। लेकिन आयुर्वेदिक प्रिंसिपल की बात करें तो आयुर्वेद कहता है कि भाई अपने बल जितना शरीर में आपके जितनी भी शक्ति है, बल है, उसका अर्ध बल आपको व्यायाम में लगाना है। अच्छा, तो एग्जॉस्ट नहीं होना आपको, जबकि जिम में एग्जॉस्ट करते हैं वहाँ एग्जॉस्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो आज आप पूरा दिन काम करके शाम को जिम जा रहे हैं लोग। हाँ, ये तो गलत है। बट ये अच्छा, ये भी मैं पूछ लूँ आपसे, सुबह में या शाम में? नहीं, सुबह में करना चाहिए ना, सुबह में करना चाहिए। मॉर्निंग इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सरसाइज। और शाम को अगर कर भी रहे तो वॉकिंग करो, स्ट्रेचिंग करो, योगा कर लो। लेकिन दिन भर के थके हुए आप, वैसी शरीर में शक्ति नहीं है, और आयुर्वेद कहता है जितनी शक्ति है उसका आधा बल लगाना है। ज़्यादा लगाएंगे तो एग्जॉस्ट कर रहे हैं आप अपने आप को, उससे आपको। इसमें एक और चीज़ है डॉक्टर साहब, डिनर करने के बाद कई लोगों का कहना है कि वॉक करना चाहिए, कई लोगों का कहना है कि वॉक नहीं करना चाहिए, कई लोगों का कहना है कि 100, 200, 300 कदम वॉक करना चाहिए। आयुर्वेद की बात करते हैं। हाँ, तो अब आप बताइए क्या इसका सही क्या है? आयुर्वेद कहता है खाना खाने के बाद 100 कदम चलना चाहिए। 100 कदम। तो कहने का मतलब ये नहीं कि आप कदम गिनने लगे। हाँ, मतलब थोड़ा 2-3 मिनट 4 मिनट ड्राइंग रूम में ही टहल लीजिए। हाँ, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। ठीक है। वो चलने का पर्पज़ ये होता है कि इस एक तो आपका खाना जो है थोड़ा सेटल हो जाता है, और अभी लेटेस्ट में कुछ पढ़ रहा था कि चलने से जो है ना, कुछ आपके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह निकलते हैं। इवन स्पेशली जो इंसुलिन का जो मेन शुगर वालों को जो प्रॉब्लम होती है, तो कहते हैं कि वो थोड़ा सा कम आपका स्पाइक आएगा उसमें अगर आप थोड़ा सा चल लेते हैं, क्योंकि शुगर वैसे ही चलने से कम हो जाती है बॉडी की। तो आयुर्वेद का तो यही मानना है। लेकिन उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि फिर पाचन में शक्ति चाहिए ना आपकी। अगर शक्ति आपने इधर भेज दी तो खाना पचेगा, क्योंकि कई लोग खाना खाने के बाद 1.5 घंटे की वॉक पर निकल जाते हैं। वो गलत है। गलत है ना? वो गलत है। मतलब 1.5 घंटे की वॉक करनी नहीं चाहिए डिनर के बाद? नहीं करनी चाहिए। हाँ, आप अगर थोड़ा आधा पौना घंटा आपने रेस्ट कर लिया, 100 कदम चलने के बाद, 100 कदम चलने के बाद आधा पौना घंटा रेस्ट कर लिया, तो आपका जो भोजन पेट में था वो अब नीचे चला गया है ना। वहाँ पर अपना सिस्टम दूसरा, तो फिर आपको अगर ऐसा कुछ लगता है थोड़ा टहल लीजिए, पर 1-1.5 घंटा तो ज़्यादा है। 1-1.5 घंटा करना तो सुबह करिए, खाली पेट, सुबह खाली पेट, बिफोर ब्रेकफास्ट। ठीक है। एक और डॉक्टर साहब, बड़ा ये भी अपने आप में एक बड़ा, अब 2 खेमे हो गए हैं जी। एक ये नॉन वेजिटेरियन, एक वेजिटेरियन, मांसाहारी और शाकाहारी। कई लोग बोलते हैं कि जितना प्रोटीन आपको मांसाहारी मतलब ये नॉन वेज मिलता है उतना वेज में नहीं मिलता है। फिर वो लड़ाइयाँ भी हैं कि ये बेहतर है, ये बेहतर नहीं है। तो मेरे हिसाब से आयुर्वेद तो कहेगा कि मांसाहारी नहीं, मतलब वेजिटेरियन ही होना चाहिए। देखो, जो आपका जो जिससे आप प्रोटीन ले रहे हैं, चाहे वो चिकन है या जो भी मटन है, जो भी है, वो क्या खाता है? वो घास खाता है। तो अच्छा, वो भी वेजिटेरियन है बेसिकली, आप ये कहना चाह रहे हो? वेजिटेरियन है तो उसको कहाँ से मिल रहा है प्रोटीन? दूसरी चीज़ आप देखिए, हाथी क्या है? विशाल है सबसे, वेजिटेरियन है। हाँ। गेंडा, हाँ, वेजिटेरियन है। हाँ। तो लोग बोलते हैं शेर मांसाहारी है, तो क्या हुआ? तो शेर में भी तो सबसे ज़्यादा ताकत होती है, जंगल का राजा होता है। देखिए, अगर आप उस पर जाएंगे तो ये तो मैंने एक वैसा दिया कि वेजिटेरियन की पावर, कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि जो वेजिटेरियन है उसमें शक्ति नहीं होगी। हाँ। अब दूसरा चीज़ आता है डिज़ाइन। आपको देखना है, जैसे आपकी डीजल की कार है उसका डिज़ाइन अलग है, पेट्रोल का अलग है,
इलेक्ट्रिक कार का अलग डिज़ाइन है। तो हमारा डिज़ाइन वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है? हाँ, हमारा तो अगर vegetarian अगर आप मोटी मोटी चीज़ें देखें तो हमारा डिज़ाइन वेजिटेरियन है। हमारे कैनाइन जो है वो ज़्यादा लंबे नहीं है मांस को काटने के। शेर के हमारे मोलर टूथ जो है वो ज़्यादा पावरफुल हैं, जैसे हर्बीवोरस के होते हैं। हमारा जो है इंटेस्टाइन बहुत लॉन्ग है। जो नॉनवेज वाले कार्निवोर्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है। एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये सब प्रकृति ने बनाया है इस दिन। वो पानी जीभ से पीते हैं जानवर। हाँ, जो मीट ईटिंग जो है। हाँ। जितने वेजिटेरियन है वो पानी घूंट करके पीते हैं। ठीक है। तो आप देख लो, डिज़ाइन से देख लो, जैसे देख लो। और फिर आगे अगर जाएं हम, इससे आगे जाएं, मन को अगर आपको स्वस्थ रखना है, एंग्जाइटी नहीं चाहिए, स्ट्रेस नहीं चाहिए आपको, वो भी तो है ना। केवल हम प्रोटीन ही तो नहीं देख रहे ना, प्रोटीन के साथ साथ हमें माइंड को भी शांत रखना है। तो वो तो राजसिक और तामसिक भोजन हो गया। तो मन अगर में रजोगुण में रहेगा तो फिर आपका मन शांत नहीं रहेगा, उसमें एंग्जाइटी। ठीक है। दूसरी अभी और अच्छा, और है और रुक जाइए। हाँ। जो हम कोई भी चीज़ खाते हैं वो किस लिए खाते हैं? कि हमें जीवित रहना है। तो उसमें प्राण तो है ही नहीं, वो तो डेड बॉडी है, मरा हुआ है। आप एक चना ले लीजिए, हाँ। चने को आप जमीन में डालो या पानी में डालो, उसमें से पेड़ निकलेगा। उसमें प्राण शक्ति प्राण है। शक्ति है। ओके। आप एक चिकन की टांग ले लो, उससे दूसरा चिकन बना के दिखाओ, नहीं बनेगा। हाँ। तो हम केवल प्रोटीन के लिए नहीं खा रहे। तो हमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें सात्विक भी चाहिए, हमें प्राण भी चाहिए। और इससे आगे जाओ आत्मा के लेवल पर। ठीक है। आत्मा को क्या चाहिए? नॉन वायलेंस। आत्मा कब प्रसन्न होगी? जब कहीं वायलेंस नहीं है। हम सब लोग, सबको पता है। किसी को हिंसा पसंद नहीं है। तो किसी दूसरे जानवर को मार करके काट करके खाना, ये तो हिंसा होगी ना। अब इसका कई बार लोग कहते हैं कि प्लांट्स भी तो हैं, वो काटते हो उनको। हाँ, लेकिन कॉन्शियसनेस की बात होती है। हाँ। शास्त्र फिर हम शास्त्र में शास्त्र पे आएंगे। हाँ। प्रमाण शास्त्र क्या कह रहा है? भाई वो ज़्यादा कॉन्शियस हैं, उनके बच्चे हैं, वो भी हमारी तरह जो जीवन जीते हैं। तो उसमें ज़्यादा आपको जो है एक ज़्यादा वायलेंस चीज़ है, ज़्यादा हिंसात्मक है, एक कम हिंसा। तो उसमें कौन सा चुनोगे आप? कम वाले चुनना पड़ेगा। बहुत लंबी हाँ, डिबेट है। लंबी डिबेट है। ये तो मैंने ऐसे ही चलते चलते आपसे पूछ लिया। अच्छा, दूसरा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सबको पता है कि क्या गलत है और क्या सही है जी। उसमें भी अब ज़्यादातर जो लोग हैं, खासकर यूथ में, यूथ की बात करूँगा, पता होने के बाद भी गलत करते हैं। हाँ जी। अब गलत से कई एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे शराब पीना, स्मोकिंग करना, क्या कहते हैं, नॉन वेज करना, ये तमाम चीज़ें होती हैं। इसको आयुर्वेद में कहते हैं प्रज्ञापराध। हाँ, वो क्या है? बुद्धि का दुरुपयोग। बहुत अच्छा शब्द है। हाँ हाँ। और आयुर्वेद में लिखा है कि हमारे नॉट ओनली बीमारी का कारण, हमारे दुखी रहने का कारण, मूल कारण प्रज्ञापराध। दुख का मतलब बीमारी भी होता है, और दुख का मतलब किसी तरह का दुख। हाँ। चाहे आपको सोशल फैमिली का दुख हो, फाइनेंशियल दुख हो, हाँ। मानसिक दुख हो, वो सब उसी में आता है। उसका मूल कारण है प्रज्ञापराध। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि, अपराध कहते हैं ऑफेंस, मतलब ऑफेंडिंग योर इंटेलिजेंस। बुद्धि का मिसयूज करना, दुरुपयोग करना, वही तो कर रहे हैं हम। हाँ। कि कहीं पता सब है, मतलब गलत कर रहे हैं। हाँ। लेकिन लॉजिक दे देंगे, जस्टिफाई कर देंगे उसको। लॉजिक दे देंगे कि रात को थोड़ी सी ड्रिंक लेता हूँ तो मेरा नींद अच्छी आ जाती है। हाँ। चाय पी लेता हूँ, कॉफ़ी पी लेता हूँ तो माइंड अलर्ट हो जाता है। हाँ हाँ। तो या मैं सुबह सिगरेट पीता हूँ तो मोशन अच्छा आता है। कुछ भी मतलब कुछ भी बोलते हैं। तो ये सब जो है चीज़ें हमें समझनी है। आयुर्वेद बहुत गजब की, मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ आयुर्वेद को, पढ़ता हूँ बार बार, और उसमें मुझे हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलती है। हमारे शास्त्रों में बहुत गहराई है। किसी दिन मैं जीवाग्राम आऊँगा। जी जी। वहाँ आके रिकॉर्ड करके और फिर लोगों को दिखाते हैं कि एक्चुअल में कैसे आयुर्वेद काम करता है, कैसे चलता है। वॉक द टॉक। हाँ हाँ, वॉक द टॉक करेंगे, अच्छा सा शो करेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा लाइट मूड में, जब आप ट्रैवल करते हैं, कहीं पे भी आते जाते हैं, तो लोग आपको पहचानते ही हैं, तो कभी आके पूछ देते हैं डॉक्टर साहब कोई नुस्खा बता दो तुरंत? अक्सर आते हैं। तो आप इससे इरिटेट होते हैं या फिर बता देते हैं? मैं इसको पसंद नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि जो नुस्खा है ना, मैं उसको वैसे ही प्रमोट नहीं करता। मैं तो कहता हूँ कि भाई कंसल्टेशन करो। नहीं, वो तो ठीक है, बट लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं किसी को नाराज नहीं। मान ले कोई शादी में आप कहीं गए हो और वहाँ पे भी कोई पूछ दे कि डॉक्टर साहब वो नुस्खा बता दो। नहीं, पूछते हैं, यही होता है ना। यही पूछते हैं। और आप कैसे डील करते हो? नहीं, मैं कुछ तो थोड़ा उनको बताता हूँ। जैसे मैं अपने शो में भी कुछ नुस्खा, तो लोग प्रश्न वहाँ भी पूछते हैं। लेकिन फिर उनको साथ में ये भी कहता हूँ कि भाई देखो, इसको अगर प्रॉपरली ठीक करना है तो एक प्रॉपर कंसल्टेशन आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ हमें करनी चाहिए जी।
हाँ, मैं उनको देखिए मेरा मेन पर्पस जो है, चाहे मैं टीवी शो करता हूँ या मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, उसका मेन उद्देश्य है मैं लोगों को थोड़ा शिक्षित करना चाहता हूँ आयुर्वेद के बारे में। क्योंकि लोग छोटी छोटी सी गलतियाँ कर रहे होते हैं, कॉमन सेंस नहीं है लोगों में। ये प्रज्ञापराध की बात जो की वो कॉमन सेंस ही तो है। भाई आपको मान लो एसिडिटी होती है, मतलब जलन हो रही है आपको, आप चाय पी रहे हो, तो आप चाय पी रहे हो, नहीं आप गोली भी खा रहे हो, एंटासिड भी खा रहे हो, उसके बाद गोली खा लेते हैं, नहीं गोली भी खा रहे हो, चाय भी पी रहे हो। हाँ, तो ये प्रज्ञापराध है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। देख कितने कितने मैंने देखे हैं लोग, उनका रोग इतना डीप चला जाता है, भयंकर हो जाता है, कैंसर तक हो जाता है। अभी मैं परसों की बात बताऊँ, एक यंग लड़की, मतलब अभी तो शादीशुदा है, बच्ची है उसकी, वो मेरे पास आई, इतनी सारी उसने लिस्ट गिना दी, जी मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को ये प्रॉब्लम है, मेरे को सारी रिपोर्ट है, फाइल, ये हॉस्पिटल वो। जब उसको समझाया मैंने कहा मेन चीज़ तो आपकी पेट में जलन है, पित्त बढ़ा हुआ है। कह रहे हाँ जी एसिडिटी तो 15 साल से है मुझे। अब वो एक एसिडिटी से माइग्रेन भी शुरू हो गया, उसी एसिडिटी से ब्लड प्रेशर शुरू हो गया, उसी एसिडिटी से उसके एक्ने, पिंपल्स, रैशेज, एक्जिमा हो गया उसको, एक रूट कॉज। और मैंने कहा चाय कितनी बार पीते हो? कह रहे चाय 3 नहीं, हाँ 7-8 बार। अरे वर्क फ्रॉम होम है, कंप्यूटर पर काम, अच्छा, बना के चाय कॉफ़ी चल रही है। तो ये बड़ी मेरे को बड़ा दुख होता है। इसलिए मैं कोशिश ये करता हूँ लोगों को कि मैं कहीं भी जाऊँ तो उनको थोड़ा सा जो है इसी भाषा में, सिंपल भाषा में, हम नहीं कि हम गहराई में नहीं जाते, मतलब हम ये नहीं कि वात पित्त कफ और उसकी बात करें, सिंपल सी बात। अच्छा, आप ये बताइए कि आपका डेली रूटीन क्या रहता है? मेरा डेली रूटीन कोई बहुत टीडियस नहीं है, सिंपल सा रूटीन है। सुबह मैं जो है सूर्य उदय होने के साथ साथ उठता हूँ, मतलब जब बहुत अर्ली मैं राइजर नहीं हूँ, 5-6 बजे के 5 और 6 के बीच में उसमें उठ जाता हूँ। उठ करके अपना जो नित्य कर्म वगैरह, पानी वानी पिया, शौच गए, उसके बाद मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करता हूँ, लगभग 45 मिनट, एक घंटा के करीब। उसमें मोस्टली मैं वॉकिंग करता हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ, और कुछ सिंपल भाषा में कहें तो हमारा एक जीवानंदा प्रोग्राम हमने बनाया हुआ है, उसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, कुछ जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, और फिर उसके बाद एक जीवा मेडिटेशन है। ओके। तो मैं नॉर्मली जीवानंदा भी कर लेता हूँ, कभी वैसे स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ, योगा कर लेता हूँ। और सो कितने बजे जाते हैं? उसके बाद मैं जो है अपना थोड़ा सा नहा धो करके फिर मैं थोड़ा मेडिटेशन, जिसको मंत्र जप बोलते हैं, अच्छा। गुरु मंत्र जो हमने दीक्षा ली है उसका जप कर लेते हैं। फिर नाश्ता करके अपना काम पर निकल जाते हैं। रात को सोने का टाइम 10 साढ़े 10 बजे तक, 11 हो जाता है लेटेस्ट। अगर कुछ लेट हुआ तो नॉट लेटर देन 11 से लेट नहीं, 11 से लेट नहीं। उसके बाद फिर अगले दिन फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये काम के अलावा क्या मतलब आपके शौक हैं? ऐसे सिर्फ काम, उसके अलावा म्यूजिक? तो मैं कोई वर्कोहलिक टाइप आदमी नहीं हूँ। मैंने तो देखा है। नहीं, आपने देखा, कहाँ देखा है आपने? आप काम ही लगे रहते हैं। आप देखो, पहली बात तो क्या होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें आपको मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। मैं इसको एंजॉय करता हूँ। आप मेरे से अभी बात कर रहे हैं, आप एंजॉय, आप 2 घंटे करते रहिए ऐसे, क्योंकि मेरा एक जो नेचर है कि आई वॉन्ट टू शेयर दिस नॉलेज, जो भी मैंने सीखा है, जो इसको मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ। और मज़े की बात यह है कि मैं जो बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से पढ़ के बोलता हूँ, मैं जो रोजमर्रा में जो प्रैक्टिस करता हूँ। अब तो आपको कितने साल हो गए? 92 में आपने शुरू किया था? 92 की आप बात बताते हैं। फरीदाबाद में एक छोटी सी दुकान, वहाँ से आपने शुरू किया था, अपने गैराज में शुरू किया। अब तो कितना 34 साल हो गए? हाँ, 34 साल। 34 साल के बाद तो आप 34 घंटे बोल सकते हैं लगातार। आपके पास इतनी डेटा है, बिल्कुल, इतनी रिसर्च तो है। इसमें मोस्टली जो है मैं काम अपना यही करता हूँ, या तो मैं कहीं रोगी देख रहा हूँ, या कुछ मैं पढ़ता हूँ या लिखता हूँ। गाने सुनते हैं आप? गाने सुनता हूँ डेफिनेटली। मुझे गाने मोस्टली तो बॉलीवुड के गाने, मतलब पुराने टाइप के, 80s वाले? नहीं, किशोर कुमार, ऐसे में कोई भी म्यूजिक मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, लेटेस्ट भी सुन लेते हैं? एनी म्यूजिक, हाँ, लेटेस्ट भी सुन लेता हूँ। अरिजीत सिंह वगैरह भी सुनते हैं? वो भी सुनता हूँ, वो भी अच्छे लगते हैं मुझे, है ना? अरिजीत भी अच्छे लगते हैं, पर वो जो मीनिंगलेस से गाने होते हैं ना आजकल, वो मुझे बहुत अच्छे कुछ आए, हाँ, जिसमें कोई मीनिंग रैप टाइप के, वो मेरी पसंद। मतलब अच्छा म्यूजिक हो, अच्छा म्यूजिक, अच्छी मेलोडी, जिसमें थोड़ा सुर ताल। मैं थोड़ा अपने घर में हम कीर्तन वगैरह भी, वो तो मैंने आपको देखा, आप तो हारमोनियम वगैरह लेके बजाता हूँ, हारमोनियम बजाता हूँ। तो वो तो खैर हमारा एक रूटीन में आता है। शाम को हमारे घर में मंदिर है, तो उसमें आरती वगैरह करते हैं। मूवीज वगैरह देखते हैं? मूवीज़ भी मैं पसंद करता हूँ। वेब सीरीज़ वगैरह? वेब सीरीज़ नहीं। अच्छा, मूवी मैं देख लेता हूँ। मतलब अभी हाल में कौन सी देखी है? अभी कल की देखी। कल की आपने? अब देखी कल की? नहीं, मतलब काफ़ी जब आई थी। अच्छा, जब आई थी तब देखी। स्त्री 2 नहीं देखी आप?
स्त्री 2 अभी नहीं देखी। अच्छा चलिए, वो भी देखिए आप, बड़ी अच्छी फिल्म है, कॉमेडी है। अच्छा, हाँ वो बहुत तो मेरे बढ़िया। ख्याल वो आ गई है उस पर। हाँ अब नहीं, अभी नहीं आई शायद, अभी नहीं राजकुमार राव की नहीं, अभी तो हॉल में ही शायद चल रही है। अच्छी फिल्म है। वो मैं केवल अपना लाइट उसके एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उसमें घुस जाता हूँ। क्रिकेट? क्रिकेट भी देखता हूँ। है ना, मेरे मेरे क्रिकेट में तो हमारी काफी डिस्कशन दो है। ही शौक हैं मेरे, हाँ। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स स्कूल में पढ़ा था। तो एक तो ये म्यूज़िक गाना, मोस्टली स्पिरिचुअल डिवोशनल म्यूज़िक, या फिर जो कुछ बॉलीवुड का म्यूज़िक होता है, पुराने गाने अपने मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, हाँ, किशोर कुमार वाले, वो बड़े अच्छा म्यूज़िक था वो। और दूसरा स्पोर्ट्स स्कूल में मैं पढ़ा था, तो स्पोर्ट्स से मेरा लगाव है। तो जब कभी टाइम मिलता है कुछ स्पोर्ट्स में, ज़रूरी नहीं है कि क्रिकेट ही देखना है। हाँ, बाकी भी कोई भी स्पोर्ट्स, टेनिस चल रहा है और जरूरी नहीं है भारत ही खेल रहा है उसमें। हाँ, मेरा भी यही है। कई बार जैसे यूएस ओपन टेनिस चल रहा है, फुटबॉल लीग चल रहा है, कोई विंबलडन चल रहा है, यूरोपियन फुटबॉल, तो देख लेते हैं थोड़ा 10-15 मिनट जब कभी टाइम मिले। नहीं तो उससे थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश हो जाता है। बस बाकी आप ट्रैवलिंग करते ही रहते हैं? हाँ, ट्रैवलिंग करते हैं। और ट्रैवलिंग मुझे अच्छी नहीं लगती। नहीं लगती ना, फिर भी आप ट्रैवल तो बहुत करते हैं। काम के लिए करना। ट्रैवलिंग मतलब जो फ्लाइट में तो अक्सर मैं सो जाता हूँ। ठीक है। और जब जहाँ अराइव करे वहाँ पे तो फिर आनंद ही आनंद काम शुरू हो जाता है फिर। मतलब वो ट्रैवलिंग उतना, मतलब उस तरह की ट्रैवलिंग नहीं है कि भाई कहीं जा रहे हैं, कहीं घूम रहे हैं। अब वो तो आपका है ही नहीं, नेचर ही नहीं है। आप तो वहाँ जाके भी इसी काम को आगे बढ़ा रहे हैं, इंडिया से बाहर भी। चलिए ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब की बार जीवाग्राम में कुछ ना कुछ करेंगे, डेफिनेटली, है ना, वहाँ पे और बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे वो थेरेपीज देखनी है जो आप करते हो। नहीं, बिल्कुल पूरा एक चीज़ आपको। जीवाग्राम में तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। हाँ, राग चिकित्सा। जीवाग्राम शायद मैं गया भी नहीं, मैं इस तरफ गया हूँ, आपके जो इस तरफ वाला सेंटर है। नहीं, आप तो टेलीमेडिसिन में आए। हाँ, टेलीमेडिसिन में। जीवाग्राम तो आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया जगह, उस समय बन रहा था शायद, वो चल रहा था काम, बहुत अच्छी जगह बनी है। और जो भी लोग एक बार आते हैं जीवाग्राम, वो कहते हैं आपने क्या जगह बनाई है। और दिल्ली से दूर नहीं है ज़्यादा, एनसीआर में है, तो लोग आसानी से चले। वहाँ क्या रुकने की व्यवस्था भी आपने की हुई है? पूरा रुकने की व्यवस्था है, खाना पीना, योगा, मेडिटेशन और पूरा स्पिरिचुअल, पूरा मतलब होलिस्टिक है, एक पूरा ओवरऑल। फिर तो आना पड़ेगा। म्यूजिक थेरेपी, राग चिकित्सा, आर्ट थेरेपी, वहीं पर ऑर्गेनिक फार्म है, सब्जियां वहीं गाय रखी हुई है। मतलब आप एक अलग दुनिया में चले जाते हो। नहीं ठीक और दूर नहीं है दिल्ली से दूर नहीं है। और ठीक है, वहाँ पे मैं आता हूँ, 1 घंटे का दूर। हाँ, मैं तो कई बार आ चुका हूँ। और पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट? पॉलिटिक्स में मेरा कोई विशेष इंटरेस्ट मतलब देश दुनिया में जो चल रहा है वो पता करते रहते हैं? हाँ, वो थोड़ा बहुत मैं न्यूज़ वगैरह देखता हूँ, चाहे वो भारत की लेटेस्ट क्या चल रही है, विदेशों में क्या चल रहा है, पर उसमें मेरा कोई ज़्यादा विशेष शौक नहीं है। ओके, ठीक है। और अभी तक आपने कोई पीए वगैरह कुछ भी नहीं रखा हुआ है? आप अकेले अभी भी घूमते हैं, सारा खुद ही मैनेज करते हैं? मैं कब से आपको बोल रहा हूँ रख लो, लेकिन चलिए कोई नहीं, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा मज़ा आया, बहुत दिनों बाद आपसे हाँ जी बैठे हम लोग बात कर रहे हैं। अब मैं जब जीवाग्राम आऊँगा तब बात करूँगा। थैंक यू। तो शायद आप सभी को ये समझ आया होगा कि आयुर्वेद भी एक ट्रीटमेंट है, यहाँ पर भी रिसर्च है। डॉक्टर साहब ने आपको छोटी सी लेके बड़ी चीज़ें बताई हैं। तो जब भी आप कभी बीमार हों, और बीमार होने से पहले भी अगर आपको आयुर्वेद को जानना है, समझना है, उपचार लेना है, तो डॉक्टर से परामर्श करें। और जो रील्स चलती हैं, जब तक कि वो किसी डॉक्टर के द्वारा नहीं है, ऑथेंसिटी उनकी नहीं है, तब तक उन चीज़ों पे नहीं जाएं, क्योंकि आयुर्वेद के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ये डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया है। तो अगले पॉडकास्ट में फिर किसी के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे कोई लोग हैं जो भ्रांतियों में पड़े हुए हैं, उनको शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आयुर्वेद की चीज़ें पहुँचें और उनको समझ में आए कि आयुर्वेद एक्चुअल में है क्या। थैंक यू सो मच।